हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे। वेलकम टू सूर्या ट्यूटोरियल्स। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 9th के साइंस के फर्स्ट चैप्टर के बारे में पढ़ने वाले हैं, मतलब केमिस्ट्री के पहला चैप्टर पढ़ने वाले हैं। तो आज इस वीडियो में डियर हम लोग एक ही लेक्चर में पूरे इस चैप्टर को फिनिश कर देंगे। अभी मेरी फ्री क्लासेस नून एकेडमी पे चल रही है, जिसमें अभी मैं केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ। तो आप चाहें तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से आकर के पर डे हमारी फ्री क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि पदार्थ क्या होता है। हमारे आसपास की प्रत्येक वस्तु जिस सामग्री से बनी होती है वह पदार्थ कहलाता है। एग्जाम्पल के लिए जैसे हो गया पेड़, हवा, कुर्सी, ये वो सभी चीज़ें हैं जो हमारे दैनिक जीवन में यूज होती हैं, और ये सभी चीज़ें जो हैं पदार्थ हैं। तो अगर एग्जाम में आपसे पदार्थ की परिभाषा पूछा जाएगा तो आप क्या लिखेंगे? वह वस्तु जो स्थान घेरता है, यानी जिसका आयतन होता है और जिसका द्रव्यमान होता है, उसे हम लोग पदार्थ कहते हैं। तो पदार्थ किसे कहेंगे हम लोग? ऐसा वस्तु जिसका कोई आयतन हो और जो स्थान घेरता हो, उसे हम लोग पदार्थ कहते हैं। साथ में उसका द्रव्यमान भी होना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए आप देखिए कुर्सी, हवा, पानी, पेड़, कपड़ा आदि। अब देखिए हवा भी हमारा पदार्थ है, क्योंकि अगर आप गुब्बारे में जब हवा भरते हैं तो उसका कुछ ना कुछ वेट जरूर होता है। तो इसका मतलब ये हो गया, अब क्योंकि गुब्बारा फूल चुका है तो हवा ने आयतन भी घेरा हुआ है। इसका मतलब क्या हो गया कि हवा का द्रव्यमान भी है और वो स्थान भी घेर रहा है, यानी उसका आयतन भी है। तो हम कह सकते हैं कि हवा हमारा पदार्थ है। इस चीज़ पे आप लोग फोकस करिएगा, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन घुमा फिरा करके हवा पे आपसे पूछा जाता है। अब हम लोग चलते हैं पदार्थ के भौतिक गुण के पास। पदार्थ के कौन कौन से भौतिक गुण होते हैं? फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ पार्टिकल्स। तो दो भौतिक गुण होते हैं। पहला ये होता है कि पदार्थ जो है वो कणों से मिलकर के बना होता है, और पदार्थ के जो कण होते हैं, क्योंकि अभी हमने पढ़ा कि पदार्थ कणों से मिलकर बने होते हैं, और जो कण होते हैं वो अत्यंत छोटे होते हैं। वो इतने छोटे होते हैं कि हम उसे खुली आंखों से नहीं देख सकते, और हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि वो कितने छोटे होते हैं। तो आई होप आप यहाँ तक समझ गए होंगे कि पदार्थ क्या होता है और पदार्थ के भौतिक गुण क्या क्या होते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब हम लोग देखते हैं पदार्थ के कणों के अभिलाक्षणिक गुण। अच्छा, अगर आप लोग चाहते हैं कि इस पीडीएफ को डाउनलोड करें तो आपको जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप जा कर के वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरीके से वीडियो जो है हमेशा ही चैनल पे पढ़ता रहेगा, और हर एक वीडियो में हमारा एक चैप्टर फिनिश हो जाएगा हिंदी मीडियम का। ठीक है, इस तरीके से हम पूरे साइंस को कवर करने वाले हैं इसी चैनल पर, वो भी हिंदी मीडियम में। तो पदार्थ के कणों के अभिलाक्षणिक गुण अब हम लोग ये पढ़ लेते हैं। तो पहला गुण ये है कि पदार्थ के कणों के बीच में रिक्त स्थान होता है। अब आप कहेंगे कि सर ये कैसे हो सकता है? होता है, देखते हैं कैसे होता है। उदाहरण से समझने की कोशिश करते हैं। जब हम लोग पानी में नमक डालते हैं तो क्या होता है, नमक और पानी आपस में घुल जाता है। ये क्यों होता है? ये इसलिए होता है क्योंकि कहीं ना कहीं पानी के कणों के बीच में गैप था, थोड़ा खाली स्थान था, तभी जो है नमक के कण आकर के घुल गए हैं। इसी वजह से क्या होता है, नमक और पानी आपस में घुल जाते हैं, क्योंकि पानी के कणों के बीच में रिक्त स्थान था। क्लियर? जिससे हमें पता चलता है, क्योंकि वो घुल जाते हैं तो यह दर्शाता है कि पदार्थ के कणों के बीच में पर्याप्त रिक्त स्थान होता है, मतलब काफ़ी मात्रा में खाली स्थान होता है। अब यहाँ से आपसे एक चीज़ पूछा जा सकता है एग्जाम में कि ठोस, द्रव और गैस। आपको ये पता होना चाहिए बाय डिफ़ॉल्ट कि पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती है। ठोस होता है, द्रव होता है और गैस होता है। तो सबसे कम जो है रिक्त स्थान ठोस में होता है, उससे थोड़ा सा ज़्यादा द्रव में होता है, और गैस में सबसे अधिक रिक्त स्थान होता है। अब इसे समझने के लिए हम थोड़ा सा ये डायग्राम देखते हैं। ये हमारा ठोस का डायग्राम, ये हमारा द्रव का, और ये गैस का। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इन तीनों डायग्राम को हमेशा के लिए एकदम याद कर लीजिए, क्योंकि जब भी इस पूरे चैप्टर में कुछ भी ज़रूरत पड़ेगी आप इन तीनों डायग्राम का सहारा लेंगे। ठीक है, तो देखते हैं ठोस। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ठोस के कण आपस में सटे हुए हैं, वहीं पे द्रव के कण थोड़े दूर दूर हैं, और गैस के कण काफ़ी दूर दूर हैं।
क्योंकि अभी हमने पढ़ा कि ठोस द्रव गैस क्या होते हैं, ये पदार्थ होते हैं और ये कणों से मिलकर बने होते हैं। तो सबसे कम अगर आप देखेंगे गैप जो है ठोस में है और सबसे ज़्यादा गैप गैस में है। क्लियर। आपसे एग्जाम में ये सवाल इस तरीके से ही पूछा जा सकता है कि पदार्थ के कणों के मध्य जो गैप है उसको आप बढ़ते हुए क्रम में लिखिए ठोस और द्रव गैस में, या फिर घटते हुए क्रम में लिखिए ठोस द्रव और गैस में। ठीक है। अब दूसरा इसका कौन सा गुण है, वो है पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। अब ये चीज़ आपको पता होना चाहिए कि पदार्थ के कण हमेशा गतिशील होते हैं। इसे हम उदाहरण से समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपके घर में खाना बन रहा है, तो आपके किचन में खाना बन रहा है, लेकिन जो उसकी खुशबू है, खाने की जो खुशबू है, महक है, वो आपके पूरे रूम में फैल रहा है, आपके बगल वाले रूम में भी फैल रहा है। इसका रीज़न ये हो गया कि जो वहाँ से महक निकल रहा है, जो गैस निकल रहा है, वो हवा की कणों के साथ मिल करके धीरे धीरे हमारे पास चला आता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ और देखने को मिलता है कि जैसे जैसे हम लोग तापमान में वृद्धि करते हैं, कणों की गति जो है तेज हो जाती है, यानी उनकी गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। अब इसको समझने के लिए मान लीजिए हमारे पास 2 अगरबत्ती है। एक अगरबत्ती जो है जल नहीं रहा है, बस ऐसे ही रखा हुआ है, तो आई डोंट थिंक कि उसकी खुशबू बहुत दूर तक जाएगी, ज़्यादा से ज़्यादा होगा उसके पास तक जाएगा। लेकिन वहीं पे एक और अगरबत्ती है जो कि जल रहा है, तो उस अगरबत्ती की जो खुशबू होगी वो पड़ोस वाले रूम तक चला जाएगा। इसका कारण ये हो गया कि जब हमारा अगरबत्ती जल रहा है यानी उसका टेम्परेचर हाई है, उसका तापमान बढ़ रहा है। जब तापमान बढ़ता है तो पदार्थ के कणों की गतिशीलता या गतिज ऊर्जा बढ़ जाता है, जिससे कि दूर तक महकता है। वहीं पे जो अगरबत्ती बुझा हुआ है, क्योंकि उसका तापमान कम है, तो उसकी जो खुशबू है ज़्यादा दूर तक नहीं जा पा रही है। क्लियर। तो आई थिंक आपका सेकंड पॉइंट भी क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ से आपसे फिर से एक सवाल पूछा जा सकता है कि ठोस द्रव और गैस में किनके कणों की गतिज ऊर्जा ज़्यादा होगी। अब आप खुद सोच करके बताइए। ठोस के कण आपस में सटे हुए हैं, द्रव के कण थोड़े दूर दूर हैं और गैस के कण बहुत दूर दूर हैं। जब गैस के कण बहुत दूर दूर हैं तो इसका मतलब ये हो गया कि इनके पास इतना जगह है कि ये आपस में एक दूसरे के आसपास भाग सकते हैं, मतलब इनकी गतिज ऊर्जा ज़्यादा होने के चांसेस हैं गैस की। तो ये होगा कि एग्जाम में जब आपसे पूछा जाएगा कि ठोस द्रव और गैस में सबसे तेज गतिज ऊर्जा किनकी होती है, तो आप क्या लिखेंगे, गैस की, फिर होती है द्रव की, और सबसे कम गतिज ऊर्जा होती है ठोस की। कारण ये होता है कि ठोस के कण आपस में सटे हुए होते हैं और गैस के कण आपस में काफ़ी दूर दूर होते हैं। ठीक, इसी वजह से इनकी गतिज ऊर्जा सबसे ज़्यादा होती है गैस की। क्लियर है। अभी आपको शायद कम समझ में आ रहा होगा, लेकिन जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे आपको सब क्लियर होता जाएगा। ठीक है। अच्छा, मैं आपको बता दूं कि पूरे चैप्टर को मैं 3 वीडियो में फिनिश करूंगा। ये पहला वीडियो है जिसमें मैं पूरे लेक्चर को पूरा फिनिश करूंगा जो आपका बुक में गिवन है। सेकंड लेक्चर में ये होगा कि मैं आपके जो MCQ है 100-200 जितने भी MCQ हो सकते हैं इस चैप्टर के, वो पूरा डिस्कस करूँगा। फिर थर्ड वीडियो में हम लोग जो आपका एक्सरसाइज है, अभ्यास है, जैसे चैप्टर फर्स्ट चल रहा है तो इस चैप्टर फर्स्ट का जो अभ्यास होगा हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। तो पूरा मिला करके 3 वीडियो के अंदर एक चैप्टर को फिनिश कर देंगे। क्लियर। तो अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अब तीसरा गुण होता है, तीसरा अभिलाक्षणी गुण है पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। अब आप कहेंगे कि सर ये कैसे हो सकता है, पदार्थ के कण आकर्षित करते हैं? हाँ, आपस में वो आकर्षित करते हैं। देखिए कैसे। अगर आपको याद हो बचपन में जब आप नल से हाथ धोते थे तो क्या होता था, आप कई बार पानी को काटने की कोशिश करते थे। जैसे मान लीजिए कि ये हमारा नल है और यहाँ से पानी गिर रहा है, तो आप हाथ से क्या करते थे, काटने की कोशिश करते थे। अब जल यहाँ से आता था और आपके हाथ को काटने के बाद वो वापस से पुनः उसी अवस्था में हो जाता था, मतलब वापस से जैसे आया था वैसे मिल करके चला जाता है। इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पे जब पानी आ रहा था, जब हमने हाथ लगा कर इसे काटा तो काटने के बाद क्या हो गया, वापस से पानी जो है उसी धारा में बहने लग गया, आपस में चपक करके फिर से बहने लग गया। इसका मतलब ये हो गया कि पानी के कणों के बीच में आकर्षण बल था। जब हमने काटा तो वो एक बार के लिए कट गए, लेकिन जैसे ही हमारा हाथ हटा वो वापस से एक दूसरे के नज़दीक आकर के नीचे बहने लग गए। ठीक, इससे पता चलता है कि पदार्थ के कणों के बीच में आकर्षण बल होता है। ये एक सिंपल सा उदाहरण है जो आपके NCERT में भी दिया गया है। ठीक, तो पदार्थ के कणों के बीच में एक बल कार्य करता है
यह एक तरीके का आकर्षण बल होता है और इसे हम लोग अंतर आणविक बल कहते हैं, इंटरमोलिकुलर फोर्स बोलते हैं। क्लियर? एग्जाम्पल हमने बता ही दिया। अब आपसे अगर पूछा जाए कि ठोस, द्रव और गैस में किनके बीच में आकर्षण बल कम होता है और किनके बीच में ज़्यादा, तो आप क्या आंसर देंगे? आप सोच समझ कर बताइए। देखिए, ये हमारा ठोस है। अब ठोस के कण आपस में नज़दीक है। क्यों नज़दीक है? क्योंकि इनके बीच में आकर्षण बल सबसे ज़्यादा है। ठीक। फिर द्रव के कण थोड़े दूर दूर है तो इनके बीच में भी आकर्षण बल ठीक ठाक है। फिर आता है थर्ड पे आपका गैस। अब गैस के कण काफ़ी दूर दूर होते हैं क्योंकि इनके बीच में आकर्षण बल काफ़ी कम होता है। ठीक है। इसे आप समझने के लिए ऐसे समझिए कि मान लीजिए आप 3 दोस्त हैं, तो वो 2 दोस्त सबसे नज़दीक होंगे जिनके बीच की बॉन्डिंग अच्छी होगी, जिनकी बनती होगी। बाकी तीसरा वाला बंदा थोड़ा दूर ही रहता है। ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो लोग नज़दीक हैं उनके बीच में बॉन्डिंग अच्छी है, यानी उनके बीच में आकर्षण बल ज़्यादा है, मतलब प्यार मोहब्बत ज़्यादा है। ठीक है। जैसे निब्बा निब्बी के बीच में क्या होता है? आकर्षण बल बहुत ज़्यादा होता है, तो हम कह सकते हैं कि वो ठोस अवस्था में। ठीक। और जिनका कट चुका होता है वो काफ़ी दूर दूर रहते हैं, तो हम कह सकते हैं वो गैस अवस्था में, क्योंकि अब उनके बीच में स्नेह खत्म हो गया है, आकर्षण बल अब ना के बराबर है। क्लियर? तो आई होप आपको यहाँ तक अब क्लियर हो गया होगा। ठीक है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अब हम लोग पढ़ते हैं पदार्थ की अवस्थाएं। पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं? वैसे तो आपके सिलेबस के हिसाब से अगर बात किया जाए तो 3 ही प्रकार के होते हैं। ठोस अवस्था यानी सॉलिड, द्रव अवस्था और गैस अवस्था। सॉलिड, लिक्विड और गैस 3 ही अवस्था होता है। लेकिन पदार्थ की एक्चुअल में 2 और अवस्थाएं होती हैं। तीसरा होता है BEC, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, और चौथा होता है आपका पांचवा होता है आपका प्लाज्मा। ठीक। तो पदार्थ की अगर पूछी जाए कि टोटल कितनी अवस्थाएं होती हैं तो आप 5 टिक करेंगे। अगर पूछा जाएगा एग्जाम में कि सामान्यतः पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं, तब आप 3 टिक करेंगे, ठोस, द्रव और गैस। क्लियर है? अब हम लोग देखते हैं ठोस अवस्था। ठोस अवस्था क्या होता है? ठोस एक निश्चित आकार के होते हैं। सही है। ठोस अवस्था में स्पष्ट सीमाएं होती हैं। ये बात भी सही है। जैसे अगर हम बात करें ईंट की, तो ईंट का आकार निश्चित होता है, ईंट की सीमाएं स्पष्ट है, उसका अंत स्पष्ट है कि कहाँ पे होगा, मतलब उसका जो कोर है वो भी स्पष्ट है। स्थिर आयतन यानी नगण्य संपीड्यता होती है। इसमें बोला गया है कि तीसरे पॉइंट में कि उसका जो आयतन है, जैसे ईंट की बात करें तो ईंट का आयतन स्थिर है, यानी उसकी संपीड्यता नगण्य है, मतलब ना के बराबर है। संपीड्यता का मतलब क्या होता है? देखिए, जैसे अगर हम बात करें स्पंज की, तो अगर आप स्पंज को दबाएंगे तो दब जाएगा। तो जो चीज़ जितना दब सकता है उसको हम बोलते हैं संपीड्यता। अगर कोई चीज़ नहीं दब रहा है तो हम बोलेंगे उसमें संपीड्यता ना के बराबर है। ठीक है। संपीड्यता को इंग्लिश में बोलते हैं कंप्रेसिबिलिटी। ठीक। कंप्रेसिबिलिटी, कि कोई चीज़ कितना कंप्रेस हो रहा है, कितना दब रहा है। तो आपको पता है कि ठोस पदार्थ ना के बराबर दबता है, मतलब बिल्कुल ही नहीं दबता है। कुछ एक्सेप्शंस हैं, जैसे स्पंज की मैं बात कर रहा था, तो स्पंज देखने में तो ठोस है लेकिन अगर हम दबाएंगे तो थोड़ा दब जाता है। फिर लेकिन जैसे हम उसमें बल हटाते हैं तो वापस से अपनी प्रारंभिक अवस्था में आ जाता है। लेकिन ये है कि आपका स्पंज भी एक तरीके का ठोस है। इसके दबने का कारण ये होता है कि स्पंज के बीच में थोड़ा थोड़ा गैप होता है, मतलब हवा भरा होता है। तो जैसे हम दबाते हैं तो हवा बाहर निकल जाता है, स्पंज वापस से फूल जाता है। ठीक है। चौथा पॉइंट बोला गया है, बाह्य बल लगाने पर ठोस अपने अपने आकार को बनाए रखते हैं। ये बात सही है। जैसे ईंट की बात है, तो ईंट पर हम कितना भी बल लगा लें वो अपने आकार को बनाए रखेगा। वो अलग बात है कि ज़्यादा ही जोश आ जाए तो ठोक दें तो टूट जाएगा, वो अलग बात है। ठीक है। लेकिन ठोस क्या करते हैं कि अपने आकार को बनाए रखते हैं। बल लगाने पर ठोस टूट सकते हैं लेकिन इनका आकार नहीं बदल सकता, ये दृढ़ होते हैं। क्लियर? वही बात जो अभी हमने बताया। अब हम लोग देखते हैं ठोस के कुछ उदाहरण जो हमारे दैनिक जीवन में है। बल लगाने से रबड़ बैंड का आकार बदल जाता है, ये बात सही है, लेकिन बल हटा लेने पर पुनः अपने मूल आकार में वापस आ जाता है। ये बात हमने अभी बताया। जैसे स्पंज के बारे में था, तो रबड़ को जब हम लोग खींचते हैं तो खिंच जाता है,
रबड़ तो ठोस है फिर भी खींच जाता है, लेकिन जैसे ही हम बल हटाते हैं वो वापस से अपनी मूल अवस्था में आ जाता है, उतना ही लंबा हो जाता है। क्लियर। अब वो अलग बात है कि आप जोश में आकर के पूरा ही खींच दें तो टूट जाएगा, लेकिन रबड़ को जब हम लोग खींचते हैं तो वो खींच जाता है, वापस छोड़ने पे वो अपनी प्रारंभिक अवस्था में वापस आ जाता है। तो रबड़ भी आपका एक तरीके का ठोस पदार्थ है, यहाँ पे आपको ये कहने का मतलब है। ठीक, अगर आप ज़्यादा बल लगाएंगे तो टूट जाएगा, ये बात हमने अभी बता दिया। पदार्थ की कणों में गतिज ऊर्जा न्यूनतम होती है, ये बात सच है। जब हम लोग ठोस की बात कर रहे हैं तो ठोस के कण आपस में सटे हुए होते हैं, अभी हमने देखा। अब जब उनके कण आपस में सटे हुए होते हैं तो उनकी गतिज ऊर्जा न्यूनतम होगी, सबसे कम होगी, ये बात भी सही है। क्योंकि उनकी गतिज ऊर्जा सबसे कम होगी तो वो सबसे ज़्यादा रिजिड होंगे, मतलब सबसे ज़्यादा ठोस होंगे, दृढ़ होंगे। क्लियर। शर्करा और नमक जिस बर्तन में रखे जाते हैं उसी बर्तन का आकार ले लेते हैं, लेकिन ये ठोस पदार्थ हैं क्योंकि क्रिस्टलों का आकार वही रहता है। अब आपसे यहाँ पे ये बोला जा रहा है, जैसे शक्कर की बात कर लीजिए या नमक की बात कर लीजिए। अब अगर मान लीजिए 1 किलो नमक ला करके आप एक गिलास में भरते हैं तो गिलास भर जाएगा। अब आप कहेंगे कि सर ये तो ठोस पदार्थ है, लेकिन ये तो गिलास में रखने पे गिलास के आकार का हो गया। ऐसी बात नहीं है डियर। वो जो नमक है वो नमक छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है, वो नमक के कण का साइज वही है, अभी भी उसका आकार नहीं बदला है। हाँ, वो बहुत सारे मिलने के बाद आपके ग्लास के आकार का हो गया, लेकिन हर एक नमक के छोटे छोटे टुकड़ों का आकार अभी भी वही है। तो इसका मतलब नमक और शक्कर भी हमारे ठोस पदार्थ हैं। ठीक, इनको बताने का मतलब ये था कि ये एक तरीके से कुछ ऐसे उदाहरण हैं जो आपके मन में डाउट पैदा करते हैं कि क्या सर ये उदाहरण है, मतलब क्या ये ठोस है, एक्सेप्शंस है एक तरीके से समझिए। ठीक है, क्योंकि आपको अगर कभी डाउट हो सकता है तो स्पंज में होगा, रबड़ में होगा, नमक में होगा, इन्हीं सब चीज़ों में होगा। क्लियर। स्पंज वाला हमने बता ही दिया था, हाथ से दबाकर स्पंज को काफ़ी हद तक संपीड़ित कर सकते हैं, लेकिन फिर भी यह ठोस है। कारण यह है कि स्पंज के छिद्रों में हवा भरी होती है, लेकिन दबाने से हवा बाहर निकल जाती है। क्लियर, वही चीज़ जो हमने अभी बताया था। तो आई थिंक आप सबको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अब हम लोग पदार्थ की दूसरी अवस्था के बारे में पढ़ते हैं, जो कि है हमारा तरल अवस्था, लिक्विड स्टेट। तरल पदार्थ का आकार निश्चित नहीं होता है, लेकिन जो इनका आयतन होता है वो निश्चित होता है, अर्थात वे कंटेनर के आकार को ले लेते हैं जिसमें इसको रखा जाता है। देखिए, जैसे हम पानी की बात कर रहे हैं तो मान लीजिए कि हमने 1 लीटर पानी लिया, ठीक है, एक गिलास में भरा तो भर गया पूरा। अब इसी पानी को जब हम मान लीजिए एक भगोने में रखेंगे तो क्या होगा, यहाँ तक ही आएगा, लेकिन अब जो आकार है पानी का वो भगोने के इतने तली के बराबर के आकार का हो गया। यानी ये हो गया कि तरल पदार्थ की जो आयतन होती है वो फिक्स होती है, लेकिन जो आकार होता है वो अनिश्चित होता है। क्लियर। तरल पदार्थ का प्रवाह और आकार बदल जाता है, इसलिए वो कठोर नहीं होते हैं, लेकिन उन्हें तरल पदार्थ कहा जा सकता है। ठीक, क्योंकि इनका आकार बदल जा रहा है इस वजह से हम इनको तरल पदार्थ कहते हैं, लेकिन इनका आयतन फिक्स होता है। ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा। एग्जाम में अगर आपसे पूछा जाएगा तरल पदार्थ या तरल अवस्था तो आप क्या लिखेंगे, ऐसे पदार्थ जिनका आयतन फिक्स होता है लेकिन आकार अनिश्चित होता है उन्हें हम तरल पदार्थ कहते हैं। उदाहरण के लिए तेल हो जाएगा, पानी हो जाएगा, दूध, ये सारी चीज़ें हो जाएंगी। क्लियर। ठोस पदार्थ, तरल पदार्थ और गैस तरल पदार्थों में फैल सकती है। ये बोला जा रहा है कि जो तरल पदार्थ होती हैं, ठोस पदार्थ, तरल पदार्थ और गैस पदार्थ में फैल सकती है। ये बोला जा रहा है कि जो ठोस पदार्थ होते हैं वो तरल पदार्थ और गैस पदार्थ में बदल सकती हैं, मतलब फैल सकती हैं। ठीक है, वायुमंडल से निकलने वाले गैसें वायुमंडल से फैलती हैं, पानी में धूल जम जाता है। कुल मिला जुला कर के ये बोला जा रहा है कि तरल चीज़ें हो, जैसे देखिए आप ये कह सकते हैं कि जैसे हम गैस की बात करें तो गैस में क्या होता है कि ठोस चीज़ें भी मिली हुई होती है। जैसे हमारे धूल की बात करें तो धूल हवा होती है, हवा में क्या होता है, धूल के छोटे छोटे कण भी मिले होते हैं उस हवा में। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि गैस में ठोस मिला हुआ है। उसी तरीके से पानी की बात करें तो पानी हमारा तरल पदार्थ है,
पानी में भी गैस मिला होता है, ऑक्सीजन मिला होता है, तभी जो हमारे जलीय जीव जंतु होते हैं जो पानी के अंदर रहते हैं वो पानी के अंदर जो ऑक्सीजन होता है उन्हीं को ले लेते हैं। इसका मतलब द्रव में भी जो हमारा गैस घुला होता है। इसी तरीके से अगर हम बात करें गैस में ठोस होने की, तो वो हमने बात कर लिया, जैसे धूल की हमने बात कर लिया, धूल हवा वगैरह की, ठीक है। तो इस तरीके से चीज़ें होती हैं। तो आपसे यहाँ पे यही बोला जा रहा है कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जलीय जानवरों को पौधों के अस्तित्व के लिए आवश्यक है। पानी में घुलित ऑक्सीजन की उपस्थिति के कारण जलीय जानवर पानी के बीच सांस ले लेते हैं। कुल मिला करके यही बोला जा रहा है, ठीक है। जो ठोस पदार्थ होता है वो तरल पदार्थ और गैस पदार्थ में भी फैल सकता है। हमने एग्जाम्पल के लिए देख लिया। गैस में ठोस का होना मतलब धुआं हो जाएगा, ठीक है। और पानी में गैस के मतलब हो जाएगा पानी में हमारा ऑक्सीजन का होना, ठीक है। ये सारे एग्जाम्पल्स हैं, यही सारी चीज़ें इसमें बोली गई हैं कि जो ठोस पदार्थ होते हैं वो तरल पदार्थ और गैस में भी फैल सकती है, ठीक। ठोस, इसमें देखिए इस लाइन को आप ध्यान से पढ़िएगा, एक बार मैं आपको फिर से अच्छे से पढ़ा दे रहा हूँ। देखिए, एक मिनट, वापस ठोस पदार्थ, तरल पदार्थ और गैसें तरल पदार्थों में फैल सकती है। ये बोला जा रहा है कि तरल पदार्थ में जो है ठोस भी तैर सकता है, फैल सकता है, गैस भी फैल सकता है और तरल पदार्थ खुद भी फैल सकता है, ठीक। वायुमंडल से निकलने वाली गैसें वायुमंडल से फैलती हैं, मतलब वायुमंडल में फैलती हैं, यहाँ पे होगा, और पानी में घुल जाती हैं। ये बात सही है कि वायुमंडल में जो गैसें निकलती है वो पूरे वायुमंडल में फैल जाती हैं और पानी में भी घुल जाती हैं। ये गैसें विशेष रूप से ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड होती हैं। जलीय जानवर जो होते हैं पानी के अंदर जो ऑक्सीजन होता है उसको लेकर के अपना पालन पोषण करते हैं। और आपने देखा होगा कि पानी के अंदर ही कुछ पौधे भी होते हैं, यानी पानी के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड उपस्थित होता है उसको लेकर के पौधे अपना खाना बनाते हैं, ठीक, भोजन बनाते हैं। यही सारी चीज़ें बोली गई हैं। बेसिकली आपको कुल मिला जुला करके ये बोला जा रहा है कि तरल पदार्थ में गैस भी घुल सकता है, ठोस भी और तरल भी, ठीक। तरल में तीनों हो सकता है। तरल पदार्थ लगभग असंगत होते हैं। ये बात सही है कि तरल पदार्थ कभी भी कहीं भी फैल सकते हैं। जिस शेप में रखा जाएगा वो उस शेप में फैल जाएंगे, ठीक है। और 5वां पॉइंट है इसमें, तरल के कणों के बीच आकर्षण बल गैसों की तुलना में अधिक होता है। ये आपको पता होना चाहिए, जैसे हमने अभी पढ़ा था कि ठोस के कण आपस में एकदम सटे सटे होते हैं, ठीक, और द्रव के कण थोड़े दूर दूर होते हैं, जबकि गैस के कण एकदम दूर दूर होते हैं। तो इसमें यही बोला गया है कि तरल के कणों के बीच आकर्षण बल गैस की तुलना में अधिक होता है। ये देखिए, इसके कण थोड़े सटे सटे हैं, इसका मतलब इनके बीच में आकर्षण बल गैस से थोड़ा ज़्यादा है, ठीक। इन दोनों की कंपैरिजन में इसमें थोड़ा सा आकर्षण बल ज़्यादा है। तरल पदार्थ के प्रसार की दर ठोस की तुलना में अधिक है। ये बात सही है कि तरल पदार्थ ज़्यादा फैलते हैं ठोस की तुलना में। अब ठोस थोड़ी ना फैलेगा, अब ईंट को जहाँ रखेंगे वो ईंट ही रहेगा, अपने आप से फैल कर कहीं और तो जाएगा नहीं। लेकिन अगर हम पानी को बर्तन में रखेंगे तो फैल करके चारों तरफ फैल जाएगा, या ज़मीन पे कहीं अगर गिरा देंगे तो जहाँ तक कोशिश हो सकता है वो फैल जाएगा। यही चीज़ इसमें बोला गया, ठीक। आप इन बातों को बस याद रखिएगा। अब हम लोग तीसरा स्टेट पढ़ते हैं, गैसीय स्टेट, गैसीय अवस्था पढ़ते हैं। पदार्थ की ये तीसरी अवस्था है हमारे सिलेबस के हिसाब से, ठीक है। तो अब गैस की परिभाषा अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा तो आप क्या लिखेंगे? ऐसे पदार्थ जिनका आयतन और आकार दोनों अनिश्चित होता है उन्हें हम गैस पदार्थ कहते हैं। गैसों में भी प्रवाह की प्रवृत्ति होती है, आपको पता है। जैसे हमने अभी बात किया था कि जब हम लोग अगरबत्ती को जलाते हैं तो जो वहाँ से महक निकलता है, जो गैस निकलता है, वो गैस पूरे वायुमंडल में फैल जाता है। वो पूरे मेरे रूम में या पड़ोस वाले रूम में फैल जाता है, क्योंकि वो जो गैस निकलता है उसकी प्रवाह की प्रवृत्ति होती है, मतलब उसके घूमने की आदत होती है, उसकी गति ऊर्जा ज़्यादा होती है, ठीक। जैसा कि तरल पदार्थ करते हैं उसी तरीके से गैस भी हमारे घूमने वाले प्रवृत्ति के होते हैं, इसीलिए इन्हें तरल पदार्थ कहा जाता है, क्योंकि ये कहीं पर भी घूम जाते हैं, ठीक।
इस सॉरी क्या है इसमें, उन्हें तरल पदार्थ के रूप में भी माना जाता है। हाँ, ये बोला जा रहा है इसमें कि जिस तरीके से तरल पदार्थ को तरल इसलिए कहते हैं क्योंकि वो घूमने वाली प्रवृत्ति का होता है, गैस भी घूमने वाली प्रवृत्ति का होता है, इसलिए इसको भी तरल के रूप में माना जाता है, तरल नहीं माना जाता। देखिए, उन्हें तरल पदार्थ के रूप में भी माना जाता है। ठीक, तो अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि तरल वाली प्रवृत्ति गैस में पाई जाती है कि नहीं, तो आप क्या लिखेंगे? हाँ, पाई जाती है। क्लियर। सेकेंड पॉइंट क्या है? गैसें कणों की उच्च गति और उनके बीच बड़े रिक्त स्थान होने के कारण अन्य गैसों में बहुत तेज़ी से फैलने की स्थिति दिखाई देती है। ये बोला जा रहा है कि गैस के कणों के बीच में खाली स्थान बहुत ज़्यादा होता है, इस वजह से क्या होता है कि ये बहुत तेज़ी से फैलते हैं। या फिर अगर दो गैस जब मिलते हैं तो वो आपस से बहुत तेज़ी से घुल मिल जाते हैं, क्योंकि दोनों के कणों के बीच में काफ़ी ज़्यादा गैप होता है, खाली स्थान होता है। क्लियर। तीसरा पॉइंट क्या है? गैसें अत्यधिक संकुचित होती है, मतलब उनकी संपीड्यता ज़्यादा होती है। जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा था कि गैस के कण आपस में काफ़ी दूर दूर होते हैं। अब जब दूर दूर हैं तो अगर हम चाहें तो उन्हें बल लगा करके, प्रेशर लगा करके उनके कणों को थोड़ा नज़दीक ला सकते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि गैस की संपीड्यता सबसे ज़्यादा होती है। यही बात इसमें बोला गया है कि गैसें अत्यधिक संकुचित होती हैं। खाना पकाने के लिए हमारे घरों में इस्तेमाल होने वाली द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस यानी LPG, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा। LPG का फुल फॉर्म होता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। जो हमारे घर में गैस इस्तेमाल होता है वो LPG ही होती है। ठीक, और ये जो गैस होता है वो सिलेंडर के अंदर लिक्विड अवस्था में होता है, ये आपको पता होना चाहिए। या सिलेंडर में अस्पतालों में आपूर्ति की जाने वाली ऑक्सीजन गैस संपीड़ित गैस होती है। संपीड़ित गैस यानी जो हमारे घरों में LPG यूज होता है वैसे तो वो गैस होता है, लेकिन जब उसे सिलेंडर में भरा जाता है तो इतने हाई प्रेशर पे भरा जाता है कि वो लिक्विड अवस्था में गैस सिलेंडर के अंदर रहते हैं। क्लियर। दूसरा है संपीड़ित प्राकृतिक गैस CNG। जितने भी हमारे आसपास की अब तो जो गाड़ियाँ आने वाली हैं या आ रही हैं अब तो CNG से चलती हैं, ज़्यादातर ऑटो भी अब CNG से हो गए हैं। तो CNG का फुल फॉर्म होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। संपीड़ित प्राकृतिक गैस का उपयोग वाहनों में इन दिनों ईंधन के रूप में किया जाता है। इसकी उच्च संपीड़ितता के कारण गैस के बड़े संस्करणों को एक छोटे सिलेंडर में संपीड़ित किया जा सकता है और आसानी से ले जाया जा सकता है। ये बोला जा रहा है कि जैसे ये गैस है तो आपको पता है कि गैस बहुत तेज़ी से फैलता है, तो अब इतना ज़्यादा तेज़ी से फैलता है तो हम इसे एक हाई प्रेशर पर रख करके ही एक छोटे से इसकी संपीड़ितता, देखिए अब इसकी संपीड़ितता इतना ज़्यादा होती है क्योंकि गैस है, तो इसे हम हाई प्रेशर पे दबा सकते हैं। जब हम दबाएंगे तो इसके कण आपस में थोड़े नज़दीक आएंगे, तो इस वजह से क्या होता है कि ज़्यादा गैस को भी हम लोग हाई प्रेशर पे रख करके छोटे से सिलेंडर में भी भर सकते हैं। इसी वजह से क्या होता है कि एक दूसरे जगह से, मतलब एक जगह से दूसरे जगह ले जाने में आसानी होती है। क्लियर। तो ये था हमारा संपीड़ित गैस। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। गैसीय अवस्था में कण उच्च गति पर बेहतरीन ढंग से चलते हैं। ये बात सही है कि गैस जो हमारा गैसीय अवस्था होता है उसके जो कण होते हैं वो बहुत तेज़ी से चलते हैं क्योंकि उनके बीच में आकर्षण बल बहुत कम होता है। ठीक है, तो यही सारी चीज़ें लिखी गई हैं और कुछ नहीं है। अब यहाँ से एक सवाल पूछा जाता है कि जब हम लोग गैस सिलेंडर में गैस भरते हैं तो गैस की दीवारों पर, मतलब सिलेंडर की दीवारों पर गैस जो है बल लगाती हैं। क्यों लगाती हैं? क्योंकि गैस के कण आपस में एकदम मुक्त होते हैं, वो फ्री होते हैं, तो वो चारों तरफ भागने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि गैस सिलेंडर की दीवारों पर एक बल लग जाता है। ठीक, यही यहाँ पे बोला गया है। सभी जीवित प्राणियों को जीवित रहने के लिए सांस लेने की आवश्यकता होती है, तो ठोस पदार्थ, तरल पदार्थ और गैस तरल पदार्थ में फैल सकते हैं। ये बोला गया है कि जो ठोस पदार्थ होता है, तरल पदार्थ होता है या गैस पदार्थ होता है, ये तीनों ही तरल पदार्थ में फैल सकते हैं। क्लियर। अब आपसे एग्जाम में एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है या फिर पूछा जाएगा, इनफैक्ट कई बार पूछा भी जा चुका है। देखते हैं क्या है ये।
आपसे अगर एग्जाम में पूछा जाएगा कि ठोस, द्रव और गैस में अंतर बताइए, तब हम लोग इस चार्ट का यूज करेंगे। ठीक, एक तरफ है हमारा ठोस पदार्थ, बीच में है द्रव और लास्ट में हमारा गैस। अभी तक हम लोगों ने जो चीज़ें पढ़ी हैं उन्हीं चीज़ों का यूज करके हम इन तीनों में डिफरेंस बताएंगे। देखते हैं पहला पॉइंट, ठोस का आकार और आयतन निश्चित होता है, ये बात सही है। और द्रव का क्या होता है कि आयतन निश्चित होता है लेकिन आकार अनिश्चित होता है, ये पॉइंट हो जाएगा। गैस में क्या हो जाएगा कि आकार और आयतन दोनों ही अनिश्चित होता है। क्लियर। सेकेंड पॉइंट है, अब इसमें ये होता है सेकेंड पॉइंट में कि ठोस में अणु बहुत पास पास होते हैं, अणुओं का रिक्त स्थान बहुत कम होता है, जिसके कारण इनकी आकार को आसानी से परिवर्तित नहीं किया जा सकता। सेकेंड पॉइंट में ये बोला गया है क्योंकि ठोस के कण आपस में सटे हुए होते हैं, इस वजह से इनके आकार को आसानी से नहीं बदला जा सकता है, जबकि द्रव को थोड़ा सा बदला जा सकता है और गैस को पूरी तरीके से बदला जा सकता है। ठीक, क्योंकि गैस के कण क्या होते हैं, बहुत दूर दूर होते हैं। गैस के कण कह लीजिए या फिर अणु कह लीजिए, बात वही होगा। ठीक, तो गैस के जो अणु होते हैं वो बहुत दूर दूर होते हैं, इस वजह से क्या हो सकता है कि इनके आकार को आसानी से बदला जा सकता है। बात आ जाती है तीसरे पॉइंट की, तो ठोस के अणुओं की गतिज ऊर्जा सबसे कम होती है, आपको पता है, क्योंकि आपस में सटे हुए होते हैं। द्रव की जो अणुओं की गतिज ऊर्जा होती है वो ठोस से थोड़ी ज़्यादा होती है लेकिन गैस से कम होती है, और सबसे ज़्यादा गतिज ऊर्जा गैस के अणुओं की होती है, गैस के अणुओं की होती है। ठीक, या गैस के कणों की होती है। चौथा पॉइंट क्या है, द्रव की संपीड़ितता सबसे कम होती है, ये बात आपको पता है, क्योंकि ठोस के कण आपस में सबसे सटे हुए होते हैं, इसलिए क्या होता है कि ठोस के कणों की संपीड़ितता ना के बराबर होता है या सबसे कम होता है। ठोस से थोड़ा सा ज़्यादा संपीड़ितता द्रव की होती है और सबसे ज़्यादा संपीड़ितता यानी कंप्रेसिबिलिटी मतलब दबने की शक्ति जो है गैस की होती है। क्लियर। पांचवा पॉइंट है, ठोसों में बहने का गुण नहीं पाया जाता। ये बात सही है कि ठोस हमारे बहते नहीं हैं, अगर हम ईंट को जहाँ रखेंगे वो वहीं पे रहेगा, लेकिन तरल पदार्थ में बहने का गुण पाया जाता है। ठीक, और गैस में तो बहुत ही ज़्यादा बहने का गुण पाया जाता है। अगला पॉइंट है कि सबसे ज़्यादा घनत्व जो है ठोस का होता है, क्योंकि इसके कण आपस में सटे हुए होते हैं तो इसका आयतन और आकार निश्चित होता है। तो सबसे ज़्यादा घनत्व जो है ठोस का होता है, उससे कुछ कम जो है द्रव का होता है, और सबसे कम जो है घनत्व वो गैस का होता है। क्लियर। ये पॉइंट आपको याद रखना है जब आप एग्जाम में लिख रहे होंगे तीनों में क्या क्या डिफरेंस है। आई होप आपको कुछ समझ में आ रहा होगा थोड़ा बहुत। ठीक है, अगर आप हमारे साथ केमिस्ट्री फ्री में पढ़ना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। नून एकेडमी पे हमारी फ्री में क्लासेस चलती हैं, आप आकर के वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं और हमारे साथ पढ़ सकते हैं। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मैं इतनी मेहनत से वीडियो बना रहा हूँ तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपने फ्रेंड के साथ शेयर ज़रूर करिए। ठीक है दोस्तों, बीच बीच में मैं प्रचार कर दे रहा हूँ। आई होप कि आपको पढ़ने में मज़ा आ रहा होगा, जो कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, सातवां वाला। इनको संग्रहित मतलब ठोस की बात हो रही है, इनको संग्रहित करने के लिए पात्र की आवश्यकता नहीं होती है। ये बात सही है कि ठोस को रखने के लिए हमें किसी बर्तन की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन द्रव को रखने के लिए हमें बर्तन की ज़रूरत पड़ती है, और गैस को भी रखने के लिए हमें, इनफैक्ट गैस को रखने के लिए तो हमें बंद बर्तन की ज़रूरत पड़ती है, जिससे कि गैस उड़ ना जाए। क्लियर। आठवां पॉइंट है, ठोस के कणों के मध्य आकर्षण बल सबसे अधिक पाया जाता है। ये बात सही है, और उससे थोड़ा सा कम द्रव में पाया जाता है, और सबसे कम आकर्षण बल जो है गैस में पाया जाता है। क्लियर। अब हम लोग लास्ट वाला पॉइंट देख लेते हैं, पॉइंट नंबर 9, क्या डिफरेंस है। इनके आणविक कण गति नहीं करते हैं या न के बराबर करते हैं। इसमें ये बोला गया है कि इनकी जो गतिज ऊर्जा होती है कणों की वो लगभग 0 होती है, मतलब न के बराबर होता है बिल्कुल। अब आपको ये पता होना चाहिए कि जो गतिज ऊर्जा होती है, जो कण गति करते हैं वो किस मोशन को फॉलो करते हैं, वो ब्राउनियन मोशन को फॉलो करते हैं। ठीक, तो यहाँ पे यही बोला गया है कुल मिला जुला करके कि जो ब्राउनियन मोशन होता है वो द्रव में न के बराबर होता है, सॉरी ठोस में बिल्कुल नहीं होता है, द्रव में थोड़ा बहुत होता है और गैस में बहुत ज़्यादा होता है। ठीक, ब्राउनियन मोशन। अब हम लोग पढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है,
आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। अब हम लोग ये देखते हैं कि विसरण क्या होता है। दो या दो से अधिक पदार्थों का स्वतः एक दूसरे से मिलकर समांग मिश्रण बनाने की क्रिया को विसरण यानी डिफ्यूजन कहते हैं। अब समझते हैं क्या होता है। इसमें बोला गया है जब दो या दो से अधिक पदार्थ स्वतः यानी अपने आप, जब दो या दो से अधिक पदार्थ अपने आप मिल करके एक समांगी मिश्रण का निर्माण करते हैं तो उसे हम विसरण कहते हैं। विसरण की क्रिया की तीव्रता में द्रव्य की अवस्था के आधार पर परिवर्तन आता है, ये बोला जा रहा है। अब आप विसरण को ऐसे समझिए, जैसे जब हम बात कर रहे थे अगरबत्ती जलाने की, तो जब अगरबत्ती जल रहा था तो उसकी जो महक थी वो पूरे कमरे में फैल रही थी या पड़ोस वाले कमरे तक। ऐसा क्यों हो रहा था? क्योंकि जो हमारे वायुमंडल में ऑक्सीजन है यानी हवा है, उसके साथ जो हमारा वहाँ से गैस निकल रहा था अगरबत्ती से, वो दोनों आपस में मिल करके हमारे नाक तक आ रहे थे। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? विसरण। क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ, हमारा ऑक्सीजन गैस और जो हमारा अगरबत्ती से गैस निकल रहा था वो दोनों आपस में मिल करके हवा के माध्यम से मेरे पास आ रहे थे। तो इसी को क्या बोलते हैं? विसरण। अब इसे समझने के लिए हम थोड़ी एक और डायग्राम को समझेंगे। उसके पहले हम एक और चीज़ समझते हैं। यहाँ पे बोला गया है कि विसरण की क्रिया की तीव्रता यानी विसरण किस स्पीड से होगी, ये डिपेंड करता है कि पदार्थ की क्या अवस्था होगी। ठीक, द्रव्य की अवस्था, द्रव्य यानी पदार्थ, ठीक, द्रव नहीं है। जब द्रव की बात होती है तो लिक्विड है, यहाँ पे द्रव्य की बात हुई है, द्रव्य यानी मैटर की बात हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे यही बोला जा रहा है कि पदार्थ की अलग अलग अवस्थाओं में विसरण की दर यानी स्पीड अलग अलग होती है। क्लियर? अब इसे हम देख लेते हैं। ये जो हमारा डायग्राम है इसे हम थोड़ा अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। ठीक, पहले इसे हम गायब कर दें, एक सेकेंड। अब देखिए, मान लीजिए कि ये हमारा एक तरीके से कोई गैस के अणु है या दूसरे तरफ हमारे दूसरे गैस के अणु हैं, यानी दो अलग अलग पदार्थ हैं। ठीक, और आपस में सटा करके रख दिए गए हैं। अब कुछ देर बाद क्या होगा कि इसके वाले नीले वाले जो कण हैं इधर लाल वाले में आना शुरू करेंगे, लाल वाले नीले में, तो ये दोनों मतलब आपस में मिक्स होना शुरू कर देंगे। और कुछ देर बाद देखेंगे कि लाल और नीला यानी दोनों पदार्थ के कण आपस में एकदम से एक दूसरे में मिक्स हो जाएंगे, घुल मिल जाएंगे। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? विसरण। और आपको पता होना चाहिए कि विसरण हमेशा ही अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर होता है। ठीक, ये लाइन आप अगर याद कर सकते हैं तो याद कर लीजिएगा कि विसरण जो होता है हमेशा अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर पाया जाता है या होता है। ठीक, ये डायग्राम आप समझ गए होंगे। इसमें लिखा गया विसरण के ठीक पहले जब हम दो पदार्थों को आपस में लाए तो दोनों अलग अलग थे, किसी के भी कण आपस में मिले हुए नहीं थे। विसरण के थोड़ी देर बाद जब विसरण होना शुरू हुआ उसके थोड़ी देर बाद हमने देखा कि लाल वाले कण नीले में और नीले वाले कण लाल में, मतलब दोनों ही एक दूसरे के कण में घुसना शुरू कर दिए। विसरण आरंभ होने के कुछ देर बाद जब विसरण हुआ उसके काफ़ी देर बाद जब देखा गया तो लाल वाले कण और नीले वाले कण यानी दोनों पदार्थ के कण आपस में एकदम से मिक्स हो गए। इसी को क्या बोलते हैं? विसरण। क्लियर है? ये डायग्राम आप याद रखिएगा क्योंकि एग्जाम में आपसे ये पूछा जा सकता है। अगर आप लोग चाहते हैं हमारे साथ फ्री में पढ़ाई करना केमिस्ट्री, तो अभी हमारी फ्री बैचेस चल रही हैं नून एकेडमी पे। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप आकर के वहाँ पे हमारी फ्री बैचेस को ज्वाइन कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। और अगर आपको इसका PDF चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जा कर के वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक, अब अभी हम लोगों ने पढ़ा कि विसरण जो है ठोस, द्रव और गैस तीनों में हो सकता है, और विसरण जो है अलग अलग पदार्थ की अवस्थाओं में अलग अलग होता है। तो यहाँ पे वही बात बोला गया है कि द्रव्य की तीनों अवस्थाओं में विसरण इस प्रकार है। अब हम देखते हैं कि गैस में विसरण किस प्रकार से, मतलब गैस आपस में किस तरीके से मिलते हैं। यहाँ पे तो वही बात आ गया कि इसे हम एक साधारण एग्जाम्पल से समझते हैं। जब रसोई घर में कोई भोजन पकाया जा रहा हो तो रसोई घर से बाहर तक उसकी सुगंध हमें महसूस हो जाती है। इसका कारण यह है कि भोजन पकाने के दौरान उसमें कुछ गंधयुक्त गैस पैदा होती है जो कि विसरण की प्रक्रिया के कारण गति करती हुई वायुमंडल की वायु में मिलकर दूर तक पहुंच जाती है और हमें जो है
ज़्यादा समय नहीं लगता और हमें ये महसूस होने लगता है कि घर में खाना पक रहा है। ठीक, इसमें ये बताया गया है कि जब खाना बनाया जाता है तो उसके दौरान जो गैस निकलती है और जो हमारे वायुमंडल में ऑक्सीजन है, ये वायु है, उसके साथ मिल करके हमारे नाक तक पहुंच जाती है। ये विसरण के कारण होता है। ठीक, अब दूसरा है द्रव में विसरण। अब हम देखते हैं कि द्रव में किस तरीके से विसरण हो सकता है। इसका उदाहरण है कि जब पानी से भरे पात्र में स्याही की कुछ बूंदें डाल दी जाती हैं तो थोड़ी देर बाद स्याही पूरे पात्र के पानी में घुलकर इसका रंग परिवर्तित कर देता है। इसमें ये बोला जा रहा है कि मान लीजिए हमारे पास पानी है, एक गिलास पानी है, अगर इसमें हम मान लीजिए कि यहाँ पे ब्लैक इंक है, हमारे पास स्याही है, अगर एक बूंद भी इसमें डाल दें तो हमारे पानी का कलर क्या हो जाएगा, काला। अगर डालते हैं तो काला काला हो जाएगा। तो पानी हमारा इसमें जो पहले से था वो द्रव था, अब इंक भी क्या था, हमारा द्रव था। तो द्रव का द्रव में क्या हो गया, विसरण हो गया। ठीक, विसरण यानी मिलना हो गया। जैसे ऊपर में क्या था कि ऑक्सीजन में हमारा जो गैस निकल रहा था खाने के दौरान वो मिल रहा था, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, पानी और ये जो स्याही है इन दोनों का आपस में मिलना हो रहा है, यानी इनका विसरण हो रहा है। ठीक, विसरण का मतलब क्या था, दो पदार्थों का स्वतः आपस में मिलना, यहाँ पे वही हो रहा है। ठीक, अब हम लोग देखते हैं ठोस में विसरण। इसी तरीके से ठोस में भी विसरण होता है। इसको समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल देखते हैं। जब चाक से श्यामपट्ट पर, श्यामपट्ट यानी जो हमारा ब्लैक बोर्ड होता है, अगर आप लोगों ने देखा होगा, आई थिंक अब तो वाइट बोर्ड यूज होने लग गया है या फिर डिजिटल बोर्ड यूज होने लग गया है। श्यामपट्ट पहले यूज होता था, यानी ब्लैक बोर्ड था, काला काला होता था, उस पर हम लोग चाक से लिखते थे। तो अगर हम लोग श्यामपट्ट पर चाक से लिख करके बिना साफ़ किए उसे 10-12 दिन के लिए छोड़ दें तो हम पाएंगे कि चाक को अब साफ़ करना आसान नहीं होगा। यानी मान लीजिए कि हमारे पास एक ब्लैक बोर्ड है, इस पर मैंने चाक से कुछ लिखा और 10-15 दिन के लिए छोड़ दिया, तो जब 10-15 दिन बाद इसे हम मिटाने आएंगे तो देखेंगे कि ये आसानी से नहीं मिट रहा होगा। इसका मतलब ये हो गया कि इस ब्लैक बोर्ड पे, श्यामपट्ट पे जो हमारा चाक था एक दूसरे में मिक्स हो गया है, यानी विसरण हो गया है। तो इसमें क्या हो गया कि जो हमारा ब्लैक बोर्ड था, श्यामपट्ट था, वो भी हमारा ठोस था। ठीक, और जो जिस चाक से हम लिख रहे थे वो भी क्या था, हमारा ठोस था। तो इसमें हम कह सकते हैं कि ठोस का ठोस में विसरण हो गया, यानी दो ठोस पदार्थ आपस में स्वतः ही मिल गए। ठीक, तो आई थिंक आप यहाँ तक समझ गए होंगे। अब हम लोग देखते हैं पदार्थ की अवस्था का अंतर संबंध। अब हम लोग ये देखने वाले हैं कि पदार्थ की अवस्था कैसे बदली जा सकती है, क्योंकि अभी आपने पढ़ा कि पदार्थ ठोस अवस्था में होते हैं, द्रव अवस्था में होते हैं और गैस अवस्था में होते हैं। तो क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे हम लोग ठोस को द्रव और द्रव को गैस में बदल सकते हैं? इन्हीं को हम लोग बोलते हैं पदार्थ की अवस्था का अंतर संबंध। ठीक, मतलब पदार्थ की अवस्था को बदलना। अब पदार्थ की अवस्था को बदलने का दो तरीका है। पहला तरीका ये होता है कि हम लोग तापमान में परिवर्तन कर दें। पहला तरीका हो गया कि हम लोग तापमान में परिवर्तन कर दें। दूसरा तरीका है कि हम लोग दाब में परिवर्तन कर दें। ठीक, तो पदार्थ की अवस्था दो तरीकों से बदला जा सकता है, आप इस चीज़ को याद रखिएगा। पहला तरीका तापमान में परिवर्तन करके और दूसरा है दाब में परिवर्तन करके। क्लियर? तो अब इसको पढ़ने से पहले हम कुछ चीज़ें पढ़ लेते हैं, कुछ कह सकते हैं परिभाषाएं हैं जो आगे यूज हो सकती हैं। तो पहला है हमारा गलन। गलन को हो सकता है आपको एग्जाम में या आपकी बुक में गलनांक लिखा हो, गलनांक बिंदु लिखा हो या फिर द्रवणांक लिखा हो। इन चारों में से कोई भी नाम लिखा होगा, सबका मतलब सेम होता है। ठीक, गलन, गलनांक, गलनांक बिंदु या फिर द्रवणांक। इंग्लिश में इसे हम मेल्टिंग कहते हैं या फिर फ्यूजन कहते हैं। इंग्लिश में दो चीज़ें कहते हैं, या तो मेल्टिंग या फिर फ्यूजन बोलते हैं। क्लियर? तो वायुमंडलीय दाब पर, दाब कौन सा होना चाहिए, जो हमारे वायुमंडल में है। वायुमंडलीय दाब पर वह तापमान जिस पर ठोस पिघल करके द्रव बन जाता है, उस तापमान को उस ठोस पदार्थ का गलनांक या फिर द्रवणांक कहते हैं। ये बोला जा रहा है कि दाब हमारा वायुमंडलीय वाला हो। ठीक, तो वायुमंडलीय दाब पर वह तापमान जिस पर हमारा ठोस जो है पिघल करके द्रव बन जाता है, उसे हम लोग गलनांक या द्रवणांक कहते हैं। क्लियर? जैसे बर्फ़ का गलनांक क्या होता है,
273 केल्विन होता है। अब आपको ये शायद थोड़ा सा डाउट करने वाला चीज़ लगे कि सर ये केल्विन क्या होता है, तो मैं आपको बता दूं कि एक फार्मूला होता है, आप याद रखिए, के बराबर डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 273। ठीक, ये होता है हमारा केल्विन को डिग्री सेल्सियस में बदलने का फार्मूला। क्लियर? देखिए यहाँ पे सेल्सियस के आगे ये डिग्री लगा होता है, लेकिन केल्विन के आगे नहीं होता। कुछ बच्चे यहीं पे गलती कर देते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा। तो केल्विन बराबर हो जाता है डिग्री सेंटीग्रेड डिग्री सेल्सियस प्लस 273। ठीक, ये फार्मूला होता है। तो यहाँ पे बोला गया है कि बर्फ़ का गलनांक 273 केल्विन होता है, यानी 0 डिग्री सेल्सियस होता है। क्लियर? उसी तरीके से लोहे का गलनांक 1807 केल्विन होता है। ये चीज़ आप लोग याद रख लीजिएगा, क्योंकि हो सकता है आपसे एमसीक्यू में ये सवाल पूछा जाए। अब आप यहाँ पे देखिए, जैसे ये ठोस पदार्थ है, हमारा ठोस अवस्था है। अगर हम इस ठोस अवस्था को गर्म करेंगे तो क्या होगा? द्रव में परिवर्तित हो जाएगा, और द्रव को अगर हम गर्म करेंगे तो ये गैस में परिवर्तित हो सकता है। ठीक, इसी तरीके से अवस्था में परिवर्तन होता है। अब इसका उल्टा भी हो सकता है कि मान लीजिए हमारे पास गैस पदार्थ है, अगर इसे हम ठंडा करेंगे तो द्रव में परिवर्तित हो जाएगा, और अगर हम द्रव को और ठंडा करेंगे तो हमारा वापस से ठोस में परिवर्तित हो जाएगा। इसको समझने के लिए हम ऐसे समझ सकते हैं, जैसे बर्फ़ की बात करें तो मान लीजिए ठोस अवस्था में हमारा बर्फ़ है, तो जब हम बर्फ़ को गर्म करेंगे, एक सेकेंड, तो अगर हम लोग, एक मिनट, तो अगर हम लोग बर्फ़ को गर्म करेंगे तो क्या होगा? द्रव अवस्था में जाएगा, यानी बर्फ़ से पानी बनेगा। और अगर हम लोग पानी को भी गर्म करेंगे तो क्या? वाष्प बन जाएगा। ठीक, तो बर्फ़ गर्म करने पे पानी बनता है, और पानी गर्म करने पे वाष्प बनता है, यानी ठोस से द्रव, द्रव से गैस। इसका उल्टा भी होता है, अगर हम वाष्प को ठंडा करेंगे तो पानी बन जाएगा, पानी को ठंडा करेंगे और ज़्यादा तो बर्फ़ बन जाएगा। क्लियर? आई होप आप सबको यहाँ तक क्लियर होगा। थोड़ा ज़्यादा ही कचरा फैल गया इधर, 1 मिनट में एक ही बार में गायब कर दे रहा हूँ, रुक जाइए। कहाँ गया? ठीक, तो आई थिंक आप सबको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा कि मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, यानी द्रवणांक क्या होता है। अब देखिए कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। जब किसी ठोस पदार्थ को गर्म किया जाता है तो ठोस पदार्थ के कणों की गतिज ऊर्जा में वृद्धि होती है। ये बात सच है कि जब हम लोग किसी पदार्थ को, ठोस पदार्थ छोड़िए, किसी भी पदार्थ को अगर हम गर्म करेंगे तो उनके पदार्थ की कणों की जो गतिज ऊर्जा होगी वो बढ़ जाएगी, और ठोस के कणों की गतिज ऊर्जा में वृद्धि के कारण ये तेजी के साथ कंपन करने लगते हैं। ये बात सच है कि जब हम लोग ठोस को गर्म करते हैं तो क्या होता है कि उनके कणों की गतिज ऊर्जा बहुत तेज हो जाती है, और कण आपस में बहुत तेज़ी से कंपन करने लगते हैं। ठीक, वाइब्रेट करना शुरू कर देते हैं। उष्मा के कारण ही ठोस की कणों को ऊर्जा प्राप्त होती है। ये बात सही है कि जब हम लोग गर्म करते हैं, इसी से क्या होता है, ठोस के कणों को ऊर्जा प्राप्त होती है, जिसके कारण ये ठोस पदार्थ के कणों के मध्य पाए जाने वाले आकर्षण बल को पार कर देते हैं। अब आपको ये पता होना चाहिए कि अगर मान लीजिए ठोस पदार्थ है, इसके कण आपस में सटे हुए हैं, तो जब हम गर्म करते हैं तो पदार्थ के कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। जब गतिज ऊर्जा इतना ज़्यादा बढ़ जाती है पदार्थ के कणों की कि इनके बीच में जो आकर्षण बल पाया जाता है उनको भी तोड़ करके ये बाहर निकल जाते हैं, तो अवस्था में परिवर्तन हो जाता है। क्योंकि अभी कण नज़दीक है, अगर हम बहुत तेज़ गर्म करेंगे तो क्या होगा, पदार्थ कण थोड़े दूर दूर हो जाएंगे। तो अभी ये ठोस में था अगर, ठीक, तो ठोस से अब क्या हो जाएगा, ये द्रव में आ जाएगा। ठीक, यही बात यहाँ पे बोला गया है। गर्म करने पर जिन पदार्थों का आयतन बढ़ता है, दाब बढ़ाने पर उनका गलनांक भी बढ़ जाता है, जैसे मोम और घी आदि। देखिए इसमें क्या बोला गया है, अगर हम मोम का एग्जाम्पल ले, मोमबत्ती का एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है, या घी का एग्जाम्पल ले लीजिए, चलो घी का एग्जाम्पल ले लेते हैं। गर्म करने पर क्या होता है, घी हमारा फैल जाता है, मतलब उनका आयतन बढ़ जाता है।
दाब अगर हम बढ़ाएंगे तो उनका गलनांक भी बढ़ जाएगा। गलनांक बढ़ने का मतलब ये हो गया, मान लीजिए घी है, तो घी का अगर हम लोग दाब बढ़ाते हैं तो क्या उसका गलनांक बढ़ जाएगा। गलनांक बढ़ने का मतलब अब हमें उसे गर्म करने के लिए, यानी ठोस से द्रव में परिवर्तित करने के लिए अब हमें बहुत ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा। इसी को बोलते हैं कि गलनांक बढ़ गया, मतलब वो टेम्परेचर बढ़ गया है जिस पे ये पिघलता था। क्लियर। और इसका अपोजिट भी होता है कि गर्म करने पर जिन पदार्थों का आयतन घटता है, दाब बढ़ाने पर उनका गलनांक कम हो जाता है। ऐसे पदार्थ हैं बर्फ़। बर्फ़ के बारे में आपको पता होगा कि अगर हम लोग बर्फ़ को गर्म करेंगे तो क्या होगा, पानी बन जाएगा, यानी उसका आयतन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और जब आयतन कम होता है तो ऐसे पदार्थ को अगर हम लोग दाब बढ़ाएंगे तो उनका गलनांक कम हो जाएगा। इसका मतलब ये हो गया कि अगर हम लोग बर्फ़ का दाब बढ़ा दें तो ये कम ही टेम्परेचर पे पिघल जाएगा, मतलब उसका गलनांक कम हो जा रहा है। क्लियर। आई होप आप सबको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा कि द्रवणांक क्या होता है या फिर गलनांक क्या होता है। ठीक, तो अब हम लोग पढ़ते हैं कि क्वथनांक क्या होता है। इंग्लिश में इसे हम लोग बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। वायुमंडलीय दाब पर वह तापमान जिस पर कोई द्रव उबलने लगता है या फिर द्रव अवस्था से सीधे गैस अवस्था में परिवर्तित होने लगता है, उस तापमान को हम लोग उस पदार्थ का क्वथनांक कहते हैं। तो क्वथनांक क्या हो गया, यहाँ से हमारा बॉइलिंग पॉइंट ये हो गया कि वायुमंडलीय दाब पर वह तापमान जिस पर कोई द्रव उबलने लगता है। ठीक, उबलने लगता है का मतलब ये हो गया कि द्रव खौलने लगता है। जैसे पानी का क्वथनांक क्या होता है, 373 केल्विन, या फिर अगर इसे हम डिग्री सेंटीग्रेड में बदलें तो ये हो जाएगा हमारा 100 डिग्री सेल्सियस। क्लियर। तो क्या हो गया कि वह तापमान जिस पर द्रव हमारा उबलने लगता है, तो ये हो गया हमारा द्रव से गैस में परिवर्तित होना, क्योंकि द्रव जब उबलेगा तो क्या होगा, गैस में परिवर्तित हो जाएगा। अब इसी तरीके से हम लोग देखते हैं कि हिमांक क्या होता है। हिमांक यानी फ्रीजिंग पॉइंट। तो वायुमंडलीय दाब पर वह तापमान, वह निश्चित तापमान जिस पर कोई द्रवित पदार्थ ठोस पदार्थ में परिवर्तित होता है, उसे उस पदार्थ का हिमांक कहते हैं तथा यह प्रक्रिया हिमीकरण कहलाती है। इसमें यह बोला गया है कि वह तापमान, मतलब वायुमंडलीय दाब पर तो रहेगा ही, वह निश्चित ताप जिस पर कोई द्रव पदार्थ जो है ठोस में परिवर्तित हो जाए, द्रव का ठोस में परिवर्तित होना हिमांक कहलाता है तथा यह प्रक्रिया, ठीक, जिस तापमान पर द्रव से ठोस में परिवर्तित होता है उसे हिमांक कहते हैं, लेकिन द्रव से ठोस में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को हम लोग हिमीकरण कहते हैं। ये चीज़ आप लोग ध्यान रख लीजिए, क्योंकि एग्जाम में हो सकता है ये सवाल आपसे डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि हिमीकरण क्या होता है। ठीक, उदाहरण के लिए देखिए, जल के हिमांक बिंदु 0 डिग्री सेल्सियस होता है। जो हमारा जल होता है, वाटर होता है, उसका जो हिमांक बिंदु होता है यानी जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक, इसका मतलब ये हो गया कि जो हमारा पानी है वो 0 डिग्री सेल्सियस पे क्या होगा, द्रव से ठोस में परिवर्तित हो जाएगा, यानी पानी हमारा बर्फ बन जाएगा। क्लियर सबको। तो अब हम लोग देखते हैं कि संघनन क्या होता है। संघनन या फिर इसे हम लोग द्रवीकरण भी बोलते हैं, इंग्लिश में इसे हम लोग कंडेंसेशन बोलते हैं। निश्चित ताप पर वाष्प का द्रव में बदलना संघनन कहलाता है तथा यह निश्चित ताप संघनन बिंदु कहलाता है। प्रायः क्वथनांक तथा संघनन ताप समान होता है। देखिए, ये बोला गया है कि निश्चित ताप पर वाष्प का द्रव में बदलना, मतलब वाष्प से जब पदार्थ हमारा द्रव में परिवर्तित होता है तो उसे हम लोग बोलते हैं कि संघनन हो रहा है। और दूसरा पॉइंट ये बोला गया है कि प्रायः क्वथनांक तथा संघनन ताप समान होता है। ठीक, तो मतलब जिस तापमान पे हमारा पानी, जैसे अगर हम पानी की बात करें तो जिस तापमान पर हमारा पानी खौलना शुरू होता है उसी तापमान पे क्या होता है कि संघनन भी शुरू हो जाता है। इसको समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए कि हमारे पास एक बर्तन में यहाँ तक पानी भरा हुआ है। जब इसे हम गर्म करेंगे तो क्या होगा कि
ये पानी वाष्प में परिवर्तित होकर ऊपर उड़ते हुए चला जाएगा। और मान लो ऊपर हमने एक ढक्कन लगा दिया, तो अब क्या होगा, यही वाष्प जो ऊपर जा कर के इस ढक्कन से टकराएगा, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, छोटी छोटी पानी के बूंदों के रूप में जमा हो जाएगा। तो ये क्या हो गया कि 100 डिग्री सेल्सियस पे इस पानी को हम उबाल रहे थे, तभी तो खौल रहा था। तो जिस टेम्परेचर पे ये पानी खौल के द्रव से वाष्प में परिवर्तित हुआ, उसी टेम्परेचर पे थोड़ा सा ऊपर जा कर के ये गैस से सीधा द्रव में परिवर्तित हो गया, द्रव की छोटी छोटी बूंदों में परिवर्तित हो गया, यानी संघनन हो गया। इसीलिए कहा जाता है कि क्वथनांक और संघनन ताप समान होता है। क्लियर। अब हम लोग एक उदाहरण देख लेते हैं। हमेशा याद रखें कि वायु में पानी नमी के रूप में विद्यमान रहता है। आपको पता होना चाहिए कि हमारे वायुमंडल में वायु है और वायु में जो है नमी है, वाष्प के कण हैं छोटे छोटे। इसे हम वाष्प की तरह देख सकते हैं। जब हम एक कप में कुछ बर्फ़ के छोटे छोटे टुकड़े डालकर रखते हैं, तो हम देखते हैं कि कुछ देर बाद बर्फ़ जो है पिघलने लगता है और ग्लास की बाहरी सतह पर कुछ पानी की बूंदें छोटी छोटी लगी हुई मिलती है। ये जो है संघनन या फिर द्रवीकरण का उदाहरण है। अब देखिए कैसे। मान लीजिए कि हमारे पास ये एक गिलास है, इसमें हमने बर्फ़ का टुकड़ा रख दिया। तो अब क्या होगा कि धीरे धीरे ये बर्फ़ पिघलना शुरू होगा। अब जैसे जैसे ये बर्फ़ पिघलेगा, हम देखेंगे कुछ टाइम बाद ग्लास के चारों तरफ पानी की छोटी छोटी जो है बूंदें हमें दिखाई पड़ेंगी। ये छोटी छोटी बूंदें जो है हमें संघनन के कारण ही दिखाई देती हैं। ठीक, तो ये आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। अब हम लोग देखते हैं कि वाष्पीकरण क्या होता है। क्वथनांक से कम ताप पर, ये बात याद रखिएगा, द्रव का वाष्प में परिवर्तित होने की क्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। ठीक, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, द्रव से वाष्प में परिवर्तन हो रहा है। अब अगर याद हो आपको तो क्वथनांक में भी यही हो रहा था कि द्रव हमारा गैस में बदल रहा था, यानी वाष्प में परिवर्तित हो रहा था। लेकिन दोनों में एक डिफरेंस है। क्वथनांक पे क्या होता है कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे पानी हमारा खौलना शुरू होता है, लेकिन वाष्पीकरण में क्या होता है कि क्वथनांक से कम ताप पर, मतलब वह तापमान जिस पर पानी हमारा खौलना शुरू होता है, उससे पहले ही जो हमारा द्रव है वो वाष्प में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को हम वाष्पीकरण कहते हैं। क्लियर। अगर अभी भी आपको वाष्पीकरण और क्वथनांक में कोई डाउट होगा तो लास्ट में, इसी वीडियो के लास्ट में, लास्ट वाला क्वेश्चन हमने ऐड किया है कि क्वथनांक और वाष्पीकरण में क्या अंतर है। ठीक, वो हम लोग आगे देख लेंगे। अब हम लोग देखते हैं कि वाष्पीकरण होता कैसे है, वाष्पीकरण की क्या क्या प्रक्रिया होती है। हमें पता है कि पदार्थ के कण हमेशा गतिशील होते हैं और कभी नहीं रुकते हैं। एक निश्चित तापमान पर गैस, द्रव या फिर गैस के कणों में विभिन्न मात्रा में गतिज ऊर्जा होती है। ये बात पता है हम लोग को कि गैस हो या द्रव हो, सभी में, मतलब सभी के पदार्थ के कणों की गतिज ऊर्जा होती है। द्रव में सतह पर उपस्थित कणों के कुछ अंशों में इतनी अधिक गतिज ऊर्जा होती है कि वे दूसरे कणों के आकर्षण बल से मुक्त हो जाते हैं और धीरे धीरे वाष्पीकृत होने लगते हैं। इसमें ये बोला गया है कि मान लीजिए हमारे पास एक बर्तन है, लेट सपोज ये हमारा थाली है, अच्छा नहीं है लेकिन मान लीजिए कि ये हमारा थाली है। ठीक, इसमें मान लेते हैं कि यहाँ तक जो है पानी भरा हुआ है। तो अब क्या होगा, जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो धीरे धीरे ऊपर के जो कण हैं, जल के जो कण हैं, वो गर्म होंगे। गर्म होने पे क्या होगा कि इनके कणों की गतिज ऊर्जा, जैसे ये कण है एक ये है, तो मान लीजिए कि ये वाला कण गर्म हो रहा है और ये भी तो साथ में गर्म होगा। मान लीजिए कि दोनों ही इतना ज़्यादा गर्म हो जाते हैं कि इन दोनों की गति ऊर्जा बहुत ज़्यादा हो जाती है, जिससे कि इनके बीच में जो आकर्षण बल इन्हें बांध के रखा हुआ है उसको तोड़ करके ये लोग ऊपर उड़ जाते हैं, यानी वाष्पीकृत हो जाते हैं। तो इसी तरीके से हमारा क्या होता है, वाष्पीकरण होता है। तो वाष्पीकरण में क्या होता है कि सतह पे जितने भी हमारे कण होते हैं उनकी गतिज ऊर्जा इतनी ज़्यादा हो जाती है कि वो अपने साथ वाले कणों की आकर्षण बल से मुक्त हो जाते हैं और धीरे धीरे वो वाष्प में परिवर्तित हो जाते हैं। क्लियर। तो आई होप अब आपको वाष्पीकरण की प्रक्रिया समझ में आ गया होगा, द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन। ठीक, तो अब हम लोग देखते हैं कि गुप्त ऊष्मा क्या होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक, क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर साल आपके एग्ज़ाम में ये ज़रूर पूछा जाता है।
इसी गुप्त ऊष्मा को हम लोग कई बार प्रसुप्त ऊष्मा भी बोलते हैं। ठीक, तो जब कोई पदार्थ गलने की प्रक्रिया के दौरान, यहाँ बात हो रही है गलना, यानी जब ठोस यानी बर्फ जब हमारा गलता है उस क्रिया में। ठीक, तो जब कोई पदार्थ गलने की प्रक्रिया के दौरान अपने गलनांक पर पहुँचता है तो इसे और अधिक ताप बढ़ाने के बाद भी यह तापमान में बिना किसी वृद्धि दर्शाए यानी बिना वृद्धि हमें दिखाए पदार्थ की अवस्था को बदलता रहता है। ऐसा पदार्थ द्वारा उस ऊष्मीय ऊर्जा को अवशोषित कर लेने के कारण होता है। यह ऊष्मा पदार्थ और बर्तन में छुपी रहती है। इसे ही गुप्त ऊष्मा या फिर लेटेंट हीट कहते हैं। इसमें ये बोला गया है कि मान लीजिए हमारे पास एक बर्तन है, इसमें हमारे पास बर्फ़ है। अब जब इसे हम हीट करते हैं तो हम क्या देखते हैं कि एक तापमान ऐसा आता है जिस पे हमारा ये जैसे बर्फ़ है तो ये पिघलना शुरू कर देता है। अब मान लेते हैं कि ये जो हमारा बर्फ़ है ये किसी टेम्परेचर पर पिघलना, टी टेम्परेचर पर मान लो पिघलना शुरू हो जाता है। ठीक, तो अब क्या होगा कि जब ये बर्फ़ हमारा पिघलना शुरू होगा, अब इसके बाद हम कितना भी टेम्परेचर बढ़ा लें, नीचे से कितना भी आंच बढ़ा लें, इस बर्फ़ का टेम्परेचर नहीं बढ़ने वाला। अब इसका कारण क्या है, क्योंकि अब इसकी अवस्था में परिवर्तन हो रहा है। अब ये बर्फ़ जो है पिघल करके हमारा द्रव में परिवर्तित हो रहा है। तो इस टाइम पे हम कितनी भी ऊष्मा बढ़ा लें, इस बर्फ़ का तापमान नहीं बढ़ता है, क्योंकि जो ऊष्मा अब हम नीचे से बढ़ा रहे हैं यहाँ से, वो क्या हो जा रहा है कि ठोस से द्रव में परिवर्तित होने में चला जा रहा है, मतलब अवस्था परिवर्तन में चला जा रहा है। और कुछ जो है ऊष्मा जिस बर्तन में हम रख करके गर्म कर रहे हैं, कुछ ऊष्मा उसमें चला जाता है, क्योंकि जब बर्तन गर्म होगा तभी तो बर्फ़ गर्म होगा, तभी तो बर्फ़ हमारा पिघलेगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि गुप्त ऊष्मा क्या होता है कि पदार्थ की अवस्था में परिवर्तित होने में जो ऊष्मा जाती है और जो ऊष्मा बर्तन में छुपी होती है उसी को हम लोग गुप्त ऊष्मा कहते हैं या फिर प्रसुप्त ऊष्मा कहते हैं। क्लियर सबको? आई होप आप सबको ये क्लियर हो गया होगा कि गुप्त ऊष्मा क्या होता है। ठीक, तो कई बार आपसे एग्जाम में ये सवाल पूछा जाता है कि क्यों गलनांक पर पहुंचने के बाद भी तापमान बढ़ाने पर जो हमारे ठोस पदार्थ होता है जैसे बर्फ़ हो गया, इसका तापमान क्यों नहीं बढ़ता है? क्योंकि जो ऊर्जा अब हम बढ़ा रहे हैं वो अवस्था के परिवर्तन में चला जाता है और कुछ बर्तन सोख लेते हैं। ठीक, इसी वजह से इसे गुप्त ऊष्मा कहते हैं, जिससे कि इसका तापमान अब और इसके आगे नहीं बढ़ता। आई थिंक ये सब क्लियर हो गया होगा आपको। अब हम लोग देखते हैं कि संगलन की प्रसुप्त ऊष्मा। अभी हम लोगों ने पढ़ा, चाहे गुप्त ऊष्मा बोले या प्रसुप्त ऊष्मा, दोनों का मतलब सेम होता है। ठीक, दोनों का मतलब होता है लेटेंट हीट। संगलन की प्रसुप्त ऊष्मा क्या होता है? जब भी बात आएगी अब संगलन की प्रसुप्त ऊष्मा या फिर वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा, इन दोनों केस में क्या होगा देखिएगा आप लोग, 1 किलो यहाँ पे जरूर लिखा होगा। ठीक, अभी हम आगे डिस्कस करते हैं इसके बारे में। वायुमंडलीय दाब पर 1 किलो ठोस को उसके गलनांक पर द्रव में बदलने के लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है उसे संगलन की प्रसुप्त ऊष्मा कहते हैं। अब आपको पता है कि ठोस से द्रव में बदलने की प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं? संगलन बोलते हैं। अब आप ये बताइए कि अगर हम लोग वायुमंडलीय दाब पर 1 किलो ठोस ले लें, ठोस यानी मान लीजिए यहाँ पे बर्फ़ की बात हो रही है, तो 1 किलो बर्फ़ को उसके गलनांक पर ठोस से द्रव में बदलने के लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होगी उसे हम लोग बोलेंगे संगलन की प्रसुप्त ऊष्मा। क्लियर है? आप याद कैसे करेंगे? क्योंकि संगलन की प्रसुप्त ऊष्मा की बात हो रही है यानी लेटेंट हीट की बात हो रही है, तो यहाँ पे 1 किलो जरूर होगा। ठीक, यहाँ संगलन है तो इस वजह से यहाँ पे ठोस है, जब वाष्पीकरण होगा तो यहाँ पे द्रव होगा। ठीक, परिभाषा में। और क्योंकि इसको गलाना है, अब ठोस है तो गलाना पड़ेगा, गलाने के लिए क्या होगा? गलनांक पर, तो गलनांक का बात किया गया यहाँ पे। ठीक, गलनांक की बात की गई है यहाँ पे, तो हम लोग क्या लिखेंगे कि वायुमंडलीय दाब पर 1 किलो ठोस को उसके गलनांक पर द्रव में बदलने के लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है उसे हम लोग संगलन की प्रसुप्त ऊष्मा कहते हैं। क्लियर? 0 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर जल की कणों की गतिज ऊर्जा, कणों की ऊर्जा
उसी तापमान पर बर्फ़ के कणों की ऊर्जा से अधिक होती है। ये बोला जा रहा है कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर हमारे पास पानी है और 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही हमारे पास बर्फ़ भी है। तो आप देखेंगे कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो पानी है उसमें ज़्यादा ऊर्जा होगी। इसका कारण क्यों है? अब ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे क्या कारण है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो पानी होता है इसने जो है गुप्त ऊष्मा को अवशोषित कर लिया होता है। ठीक, इसी वजह से 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी की ऊर्जा अधिक होगी एज कंपेयर टू बर्फ़, क्योंकि जल के कणों की ऊर्जा उसकी संगलन की गुप्त ऊष्मा होती है। ठीक, क्योंकि जो जल के कण होंगे उसमें क्या होगा, संगलन की गुप्त ऊष्मा भी होगी। इस वजह से क्या होगा कि पानी का जो ऊर्जा होगा, पानी की जो ऊर्जा होगी वो अधिक होगी एज कंपेयर टू बर्फ़ की, जबकि तापमान सेम है। ठीक, इसी तरीके से कहा जाता है कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर, अभी हम आगे पढ़ेंगे यहाँ पे, ठीक, जो भाप होता है वो अधिक हाथ जलाता है, जबकि 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही पानी में हमारा हाथ उतना नहीं जलता है। उसके पीछे कारण ये होता है कि जो वाष्प होता है, जो हमारा भाप होता है, उसके अंदर गुप्त ऊष्मा भी होती है। ठीक, आगे पढ़ते हैं अभी इस वाले लाइन में। आई होप आप सबको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग देखते हैं वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा। जिस तरीके से अभी हम लोगों ने देखा संगलन की गुप्त ऊष्मा, अब उसी तरीके से हम लोग देखते हैं वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा, लेटेंट हीट ऑफ इवेपोराइजेशन। ठीक, इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी? वायुमंडलीय दाब पर, पहले हम इसे गायब कर देते हैं, एक सेकंड, ये मैंने क्या कर दिया। ठीक, ये क्या हो गया, पता नहीं क्या हो रहा है, ये ज़्यादा ही दिक्कत हो गया। ठीक, देखते हैं क्या है, ये पता नहीं कहाँ से आ गया फीडबैक वाला। अगर आपको थोड़ा सा भी क्लियर होगा तो आप थोड़ा सा मैनेज करिए। ये पता नहीं कहाँ से टिक हो गया गलती से। ठीक है, तो हम लोग पढ़ाई पे ध्यान देते हैं। आई थिंक यहाँ तक आपको थोड़ा सा क्लियर रहा होगा। वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा, ये लाइन है। ठीक, पीडीएफ आपको लिंक में, पीडीएफ का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। तो ये हेडिंग है वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा। ठीक, वायुमंडलीय दाब पर 1 किलो द्रव या गैस को, ठीक, अभी तक क्या था कि अभी तक 1 किलो ठोस था जब संगलन में बात हो रही थी, अब वाष्पीकरण की बात हो रही है। तो 1 किलो द्रव या गैस को उसके क्वथनांक पर वाष्पीकृत होने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। ठीक है, जिस तरीके से पिछले वाले में क्या था, 1 किलो ठोस था, उसी तरीके से इसमें 1 किलो ठोस या 1 किलो द्रव या फिर गैस होगा। वहाँ पे क्या गलन की बात हो रही थी तो गलनांक था संगलन में। यहाँ पे वाष्पीकरण है तो क्या होगा, क्वथनांक होगा। टेम्परेचर बढ़ाने के लिए क्या होगा, पहले द्रव को खौलना पड़ेगा तभी तो वाष्प बनेगा, मतलब क्वथनांक की बात हो रही है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि 1 किलो द्रव या ठोस को, 1 किलो द्रव या गैस को उसके क्वथनांक पर वाष्पीकृत होने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे हम लोग वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। ठीक, जिस तरीके से ऊपर वाले में था उसी तरीके से यहाँ पर भी एग्जाम्पल है। ठीक इसी प्रकार 373 केल्विन यानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर भाप अर्थात वाष्प के कणों उसी तापमान पर पानी के कणों की अपेक्षा अधिक ऊर्जा होती है। ये बोला गया है कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर, जो अभी हमने बात किया था पीछे, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर भाप पे क्या होता है, अधिक ऊर्जा होती है, लेकिन 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही पानी में उतनी ऊर्जा नहीं होती है। इसको समझने के लिए अगर मान लीजिए कि पानी हमारे घर पे खौल रहा है, ठीक, तो अगर हम भाप पे हाथ लगाएंगे मतलब पानी के ऊपर, तो हमारा हाथ ज़्यादा जलेगा, जबकि उसी हाथ को अगर हम पानी में डाल देंगे तो हमारा हाथ उतना नहीं जलेगा। ठीक, ये ऐसा क्यों होता है, क्योंकि भाप के अंदर क्या होता है, गुप्त ऊष्मा भी होता है, वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा होती है, इसी वजह से उसकी एनर्जी हाई होती है। लेकिन आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग उसमें हाथ मत डालिएगा, ठीक, नहीं तो आप गुप्त ऊष्मा देखने के चक्कर में खुद ही गुप्त हो जाएंगे और घर पे जो कुटाई होगी वो अलग हो जाएगी। ठीक है, तो ये सिर्फ समझने के लिए है, प्रैक्टिकल इसको नहीं करना है, हाथ नहीं डालना है। ठीक, अब हम लोग ये देखते हैं कि वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं।
वह कौन कौन से वजह है जिससे कि वाष्पीकरण प्रभावित हो सकता है। 4 कारण है। सतह का क्षेत्रफल बढ़ने पर, तापमान में वृद्धि होने पर, आर्द्रता में कमी होने पर या वायु की गति में वृद्धि होने पर। इन चारों स्थितियों में क्या होगा, हमारा वाष्पीकरण का दर बढ़ जाएगा। कैसे बढ़ता है देखते हैं एक एक करके। सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं, क्षेत्रफल बढ़ाने पर, मतलब सतह क्षेत्र बढ़ाने पर, यानी सतह का क्षेत्रफल बढ़ाने पर। आपको पता होना चाहिए कि वाष्पीकरण एक सतही प्रक्रिया है, यानी सतह पर होने वाली प्रक्रिया है, ऊपर होने वाली प्रक्रिया है। सतह बढ़ने से वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है। वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वाष्पीकरण के दौरान अधिक सतह मिलने से पदार्थ के कणों को आसपास के अधिक से अधिक ऊष्मा अवशोषित करने के लिए मिल जाता है, जिससे कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है और वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है। कुल मिला जुला करके ये बोला जा रहा है। देखिए, मान लीजिए कि ये हमारा एक बर्तन है, ठीक, यहाँ तक पानी भरा हुआ है। अब इसका क्षेत्रफल इतना ना हो करके अगर इतना ज़्यादा है तो अब क्या होगा, देखिए पानी अब थोड़ा सा नीचे आ जाएगा, लेट सपोज यहाँ तक आ जाएगा। लेकिन अब क्या होगा, इसकी तुलना में यहाँ पे क्षेत्रफल ज़्यादा होगा, तो जो कण पानी के जो कण सबसे ऊपर होंगे वो बहुत ही ज़्यादा होंगे, क्योंकि वाष्पीकरण क्या होता है, सतह से होता है। तो अब जब हीट आएगा, जब हीट मिलेगा तो क्या होगा, वाष्पीकरण ज़्यादा होगा, क्योंकि ऊपर क्या होगा कि नंबर ऑफ कण ज़्यादा है, नंबर ऑफ अणु ज़्यादा है। तो क्या होगा कि जब इन कणों की गतिज ऊर्जा बहुत ज़्यादा हो जाएगी तो ये अपने पड़ोस वाले से क्या होंगे, इनके बीच में जो आकर्षण बल है उसको तोड़ करके ये क्या हो जाएंगे, ऊपर उड़ जाएंगे। यही तो बोला गया है। देखिए क्या है कि वाष्पीकरण के कारण, वाष्पीकरण के दौरान अधिक सतह मिलने से पदार्थ के कणों को आसपास से अधिक ऊर्जा ऊष्मा अवशोषित करने के लिए मिल जाता है। अब जब सतह ज़्यादा होगा तो अब इसके पास कितने ऑप्शन होंगे, चाहे तो ये इधर वाले से एनर्जी ले ले, चाहे इधर वाले से, चाहे इधर वाले से, चाहे इधर वाले से। तो हर एक कण के पास ज़्यादा ऑप्शन होगा कि वो अपने पड़ोस वालों से ऊर्जा ले करके क्या हो जाए, अवशोषित हो जाए और ऊपर उड़ जाए, ठीक। तो इस वजह से क्या होगा कि वाष्पीकरण का दर बढ़ जाएगा। तो कुल मिला जुला करके आई थिंक आपको यहाँ से ये समझना है कि जैसे जैसे सतह का क्षेत्रफल ऊपर वाला बड़ा होगा, वाष्पीकरण का दर उतना ही तेज़ी से होगा, ठीक। क्योंकि क्या होगा कि हर एक अणु को अपने पड़ोस वाले कणों से एनर्जी लेने का ज़्यादा मौका मिल जाएगा, जिससे कि वो वाष्पीकृत हो पाए। क्लियर। तो अब हम लोग देखते हैं दूसरा पॉइंट, तापमान में वृद्धि होने पर। ये आपको पता है कि जैसे जैसे हम लोग टेम्परेचर बढ़ाते जाते हैं, पानी खौलना ज़्यादा तेज़ी से शुरू हो जाता है। इसका मतलब ये हो गया कि तापमान बढ़ाने पर कणों की गतिज ऊर्जा अधिक हो जाती है, जिससे वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है। क्लियर, सिंपल सी बात है। इसको समझने के लिए गर्मी के दिनों में क्या होता है, कपड़ा हमारा जल्दी सूख जाता है। कपड़ा सूखता क्यों है, क्योंकि वाष्पीकरण होता है। जो उसमें जल होते हैं उनका क्या होता है, वाष्पीकरण हो जाता है, वो जल वाष्प में परिवर्तित हो जाते हैं और उड़ जाते हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि तापमान बढ़ाने पर वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है, जबकि वही कपड़ा अगर हम लोग ठंडी में सुखाएंगे तो ज़्यादा टाइम लगता है, ठीक। तो मतलब वाष्पीकरण धीरे धीरे होता है ठंडी में, जबकि गर्मी में ज़्यादा होता है। गर्मी में ज़्यादा इसलिए होता है क्योंकि गर्मी में तापमान ज़्यादा होता है। तो पहले हो गया कि क्षेत्रफल बढ़ाने पर वाष्पीकरण की गति तेज हो जाती है, तापमान में वृद्धि करने पर भी वाष्पीकरण की गति तेज हो जाती है। तीसरा है आर्द्रता में कमी होने पर। अब जैसे अभी हमने बात किया कि कपड़ा सूखता इस वजह से क्योंकि वाष्पीकरण होता है। आपको पता होगा कि ठंडी के दिनों में कपड़े को सुखाने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम देना पड़ता है, क्योंकि ठंडी के दिनों में क्या होता है, वायुमंडल में बहुत सारे नमी होते हैं, मतलब बहुत ही ज़्यादा नमी होता है, तो उसे वाष्पीकरण की दर क्या होती है, कम हो जाती है। लेकिन जब गर्मी आता है तो गर्मी में क्या होता है कि जलवाष्प कण जो है वायुमंडल में कम प्रेजेंट होते हैं, कम उपस्थित होते हैं, तो क्या होता है, वाष्पीकरण तेज़ी से हो जाता है, ठीक। तो आर्द्रता में कमी होने की वजह से, नमी में कमी होने की वजह से वाष्पीकरण की गति तेज हो जाती है। मतलब मान लीजिए आपके पास दो कपड़े हैं,
एक कम गीला है, दूसरा ज़्यादा गीला है, तो जो कपड़ा कम गीला है, जिसमें नमी कम है, आर्द्रता कम है, वो जल्दी से सूख जाएगा, यानी उसकी जो वाष्पीकरण की गति होगी वो तेज़ हो जाएगी। ठीक, तो इसका मतलब हो गया कि आर्द्रता में अगर कमी होगी तो वाष्पीकरण का गति तेज हो जाएगा। चौथा पॉइंट है वायु की गति में वृद्धि। वायु के तेज होने से जलवाष्प के कण तेजी से वायु के साथ उड़ जाते हैं, जिससे आसपास के जलवाष्प की मात्रा घट जाती है और वाष्पीकरण आसानी से होने लगता है। इसमें ये बोला गया है कि जब जो है वायु की गति तेज होती है तो उस टाइम पे क्या होता है, वाष्पीकरण की गति भी तेज हो जाती है। इसका कारण ये देखिए, आप एग्जाम्पल से समझिए। मान लीजिए कि एक कपड़ा जो है बाहर डाला गया है जहाँ पे हवा नहीं चल रहा है, दूसरा जो है पंखे के नीचे डाला गया है, तो कौन सा कपड़ा पहले सूखेगा? जो पंखे के नीचे है। और अभी हम लोगों ने पढ़ा कि कपड़ा सूखता क्यों है, क्योंकि वाष्पीकरण होता है। तो जो कपड़ा पंखे के नीचे है वो पहले सूख जाएगा, क्योंकि वहाँ पे वायु की गति तेज है, मतलब वहाँ पे वाष्पीकरण तेजी से होगा। क्लियर? तो आई थिंक यहाँ भी आप समझ गए होंगे कि जैसे जैसे वायु की गति बढ़ेगी वाष्पीकरण की गति बढ़ जाएगी। क्लियर? अब आपको एक चीज़ और पता होना चाहिए कि वाष्पीकरण के कारण शीतलता भी होती है। अब देखते हैं कैसे होता है। वाष्पीकरण के दौरान द्रव जो होते हैं निरंतर अपनी ऊर्जा खोते रहते हैं। वाष्पीकरण में क्या होता है, हीट बढ़ता है। जब हीट बढ़ता है तो क्या होता है कि जो द्रव होते हैं अपनी ऊर्जा को खोते रहते हैं, और इस खोई हुई ऊर्जा को पुनः प्राप्त करने के लिए द्रव के कण अपने आसपास की ऊर्जा को अवशोषित कर लेते हैं और वाष्पीकृत हो जाते हैं। इसमें ये बोला गया है कि जब वाष्पीकरण होता है तो क्या होता है, द्रव क्या करते हैं, अपनी ऊर्जा को खो देते हैं, उनकी ऊर्जा कम हो जाती है। अब क्योंकि उनकी ऊर्जा कम हुई है तो उसको पूरा करने के लिए वो क्या करेंगे, अपने आसपास के पदार्थों से अपने आसपास के कणों की ऊर्जा को अवशोषित कर लेंगे और खुद क्या हो जाएंगे, वाष्पीकृत हो जाएंगे, खुद वाष्प में परिवर्तित हो जाएंगे, जिसके कारण क्या होती है कि आसपास शीतलता आ जाती है। तो उस कण के आसपास क्या हो जाएगी, शीतलता हो जाएगी। उदाहरण के लिए मिट्टी के घड़े में रखे पानी का ठंडा होना वाष्पीकरण के कारण होता है। हथेली पर इत्र का ठंडा होना वाष्पीकरण के कारण होता है। पेट्रोल या एसीटोन का हाथ पे गिरने के बाद ठंडक महसूस होना वाष्पीकरण के कारण होता है। गर्मियों में कूलर का ठंडा होना वाष्पीकरण के कारण होता है। ठीक, तो आई थिंक अब आपको समझ में आ गया होगा कि वाष्पीकरण के कारण शीतलता क्यों होती है। क्योंकि जो द्रव का कण जो है अपनी ऊर्जा को खोता है, वो अपने आसपास के कणों से अपनी ऊर्जा को पुनः प्राप्त करता है और खुद क्या होता है, वाष्पीकृत हो जाता है, जिससे उसके आसपास शीतलता आ जाती है, ठंडक महसूस होने लगता है। क्लियर? तो आई होप आप सबको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग देखते हैं कि ऊर्ध्वपातन क्या होता है, सब्लिमेशन क्या होता है। हम लोगों ने द्रवणांक, क्वथनांक ये सब पढ़ लिया। अब हम लोग देखते हैं कि ऊर्ध्वपातन क्या होता है। गर्म करने पर कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो ठोस अवस्था से बिना द्रव अवस्था में बदले सीधे गैस अवस्था में बदल जाते हैं, और ठंडे होने पर गैस अवस्था से बिना द्रव अवस्था में बदले सीधे ठोस अवस्था में बदल जाते हैं। इस प्रक्रिया को ही सब्लिमेशन या फिर ऊर्ध्वपातन कहते हैं। इसमें ये बोला गया है कि कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिनको गर्म करने पर वो ठोस से सीधा द्रव में परिवर्तित ना होकर के गैस में परिवर्तित हो जाते हैं। ऐसे पदार्थ को हम लोग ऊर्ध्वपातन बोलते हैं। ठीक, मतलब इस प्रक्रिया को हम लोग ऊर्ध्वपातन बोलते हैं। एग्जाम्पल के लिए आयोडीन हो गया, कपूर हो गया। कपूर आपके घर में जो पूजा के लिए यूज किया जाता है वो कपूरी होता है। नेप्थलीन की गोलियाँ, जो आपको पता हो, जब आप कपड़े में रखते हैं तो कुछ दिन बाद क्या होता है, वो ठोस से सीधा गैस में परिवर्तित हो जाता है। अगर आप अपने कपड़ों में नेप्थलीन की गोलियां रखते हैं, कुछ दिन बाद आप देखेंगे तो वहाँ पे गोली नहीं होगी। ठीक, क्योंकि वो सीधा गैस में परिवर्तित होकर उड़ चुका होगा। अमोनियम क्लोराइड हो गया और ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, ये सभी जो है ऊर्ध्वपातन के उदाहरण हैं। आप लोग याद कर लीजिए, क्योंकि एग्जाम में आपसे इन सभी पे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है।
और जब मैं अगला वीडियो बनाऊंगा तो उसमें मैं भी जो है इन्हीं सब पे MCQ बनाऊंगा। ठीक, तो अब इसे समझने के लिए हमारे पास एक क्रियाकलाप है, उसे थोड़ा सा समझ लेते हैं। ठीक, देखते हैं कि क्या है। इसे थोड़ा सा हम जूम कर लेते हैं, आई थिंक आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। ये मान लीजिए कि मान क्या लीजिए ये हमारा स्टैंड है, बर्नर स्टैंड है। यहाँ पे एक बर्नर लगा हुआ है, आप देख सकते हैं, जो कि जल रहा है। ऊपर यहाँ चीनी मिट्टी का एक प्याली है। ठीक, ये हमारी चीनी मिट्टी की प्याली है। और ऊपर हमने जो है, क्योंकि ऊपर गैप है तो हमने रुई का टुकड़ा रख दिया जिससे कि गैस बाहर ना निकल पाए। ठीक, और हमने एक प्लेट में क्या कर लिया, हमने प्लेट में ये जो हमारा है, ये जो मैंने पहले बताया, ये हमारा क्या है, उल्टा रखा हुआ कीप है। ठीक, ये कोई बर्तन है, थिसिल कीप जिस तरीके से होता है वही है, उल्टा रखा हुआ है। ठीक, और नीचे ये वाला जो हमारा है, ये चीनी मिट्टी की प्याली है। ठीक, अब इस पर हमने क्या किया कि मान लीजिए कि हमने अमोनियम क्लोराइड या फिर कपूर का चूर्ण ले लिया, यानी चूरन बना के रख लिया यहाँ पे। अब जब हम गर्म करेंगे नीचे से बर्नर की सहायता से तो क्या होगा, ये अमोनियम क्लोराइड या कपूर ठोस अवस्था से सीधा गैस में परिवर्तित होगा और उड़ करके ऊपर जाने की कोशिश करेगा। क्योंकि ऊपर हमने रुई का टुकड़ा लगा के रास्ता बंद कर दिया है तो ये ऊपर जाएगा और आगे नहीं निकल पाएगा। तो कुछ देर बाद क्या होगा, ये ठोस अवस्था में यहीं पे चिपक जाएगा, यानी या ठोस अवस्था से गर्म करने पे गैस में परिवर्तित हुआ और फिर गैस अवस्था से यहाँ पे जाकर के ठोस अवस्था में चिपक गया। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ऊर्ध्वपातन। क्लियर? आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा, ये बहुत ही बेसिक है। अब हम कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं जो कि आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाता है कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ क्यों कहते हैं। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को उच्च दाब पर संग्रहित किया जाता है। देखिए, जो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होता है, जो नॉर्मल कार्बन डाइऑक्साइड होता है वह हमारे वायुमंडल में वो गैसीय अवस्था में होता है, लेकिन जो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसको संग्रहित करने के लिए हम लोग उच्च दाब पर रखते हैं। ठीक, तो यहाँ पे यही चीज़ बोला गया है कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को उच्च दाब पर संग्रहित किया जाता है। जब वायुमंडलीय दाब का माप 1 एटमॉस्फेयर हो तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड द्रव अवस्था में बदले बिना ही सीधे गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। यही कारण है कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहा जाता है। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड में ऊर्ध्वपातन का गुण पाया जाता है। ठीक, ये तो आप समझ पा रहे होंगे कि जो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसको संग्रहित करने के लिए, उसे रखने के लिए हमें उच्च दाब की आवश्यकता होती है। और जब हम लोग उच्च दाब से इसे हटाते हैं, नॉर्मल टेम्परेचर पे लाते हैं, नॉर्मल वायुमंडल में लाते हैं, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे लाते हैं, तो उस टाइम पे क्या होता है, क्योंकि ये ठोस अवस्था में, तो ये ठोस अवस्था से सीधे गैस में परिवर्तित होता है, द्रव में नहीं बदलता। तो यानी ठोस कार्बन डाइऑक्साइड सीधे गैस में परिवर्तित हो रहा है। तो इसका मतलब ये भी हो गया कि इसमें ऊर्ध्वपातन का गुण पाया जा रहा है, क्योंकि अभी हम लोगों ने पढ़ा ऊर्ध्वपातन में क्या होता है, ठोस से सीधा गैस में परिवर्तित होता है। तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ इसीलिए कहते हैं क्योंकि इसे संग्रहित करने के लिए हमें उच्च दाब की आवश्यकता होती है, और इसे जैसे ही वायुमंडलीय दाब पर लाते हैं, एक वायुमंडलीय दाब पर लाते हैं, ये ठोस से सीधे गैस में परिवर्तित हो जाता है। क्लियर? इसी वजह से इसे शुष्क बर्फ कहते हैं। आई थिंक सबको क्लियर हो गया होगा। तो अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। घर में रखी नैप्थलीन की गोलियां थोड़े समय के बाद गायब क्यों हो जाती हैं। ये अभी हम लोग डिस्कस कर लिए थे कि कपड़ों के बीच में जो हम नैप्थलीन की गोलियां रखते हैं कुछ देर बाद वो गायब हो जाती हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो कुछ टाइम के बाद ठोस अवस्था से सीधे गैस में परिवर्तित हो जाती है, तो वो आसमान में उड़ जाती हैं, हमारे पूरे वायुमंडल में फैल जाती हैं। तो जब हम वहाँ पे वापस से जा कर के कुछ दिन बाद देखते हैं तो वहाँ पे हमें कुछ भी दिखाई नहीं पड़ता है। क्लियर? ये सिंपल सी बात है। अब हम लोग लास्ट पॉइंट पढ़ लेते हैं, निक्षेपण क्या होता है। अभी जिस तरीके से हम लोगों ने पढ़ा कि ऊर्ध्वपातन में क्या होता है, ठोस पदार्थ हमारा सीधा ठोस से गर्म करने पर
गैस में परिवर्तित होता है, उसी तरीके से कुछ ऐसे भी पदार्थ हैं जो सीधा गैस से ठंडा करने पर ठोस में परिवर्तित हो जाते हैं। इस प्रक्रिया को हम लोग निक्षेपण कहते हैं, या फिर इंग्लिश में डिपोजिशन कहते हैं, या डिसब्लिमेशन कहते हैं। क्लियर। तो यहाँ पे बोला गया निक्षेपण एक ऊष्मागतिक प्रक्रिया है जिसमें कोई गैस ठोस बन जाती है। इसकी उल्टी प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। ठीक। तो निक्षेपण और ऊर्ध्वपातन एक दूसरे के विपरीत हैं। ऊर्ध्वपातन में ठोस से गैस में परिवर्तित होता है और निक्षेपण में गैस से ठोस में परिवर्तित होता है। क्लियर। आपके एग्जाम में अगर पूछा जाएगा तो बस यही पूछा जाएगा कि परिभाषा क्या है, इससे ज़्यादा आपके सिलेबस में नहीं है। अभी जो हम लोगों ने पढ़ा कि ठोस से द्रव, द्रव से गैस, गैस से ठोस, ये सब जो कुछ भी हम लोगों ने पढ़ा, अब उन सभी को हम लोग एक डायग्राम में समेट सकते हैं, समझ सकते हैं। देखते हैं कैसे। हम लोग यहाँ ठोस से चालू करते हैं। अगर हम लोग ठोस को गर्म करेंगे तो क्या होगा, द्रव में परिवर्तित होगा। यानी जब बर्फ़ को हम लोग गर्म करेंगे तो क्या होगा, द्रव में परिवर्तित होगा। इस प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, संगलन। और जब हम लोग द्रव को गर्म करते हैं तो क्या होता है, गैस में परिवर्तित होता है, और इस प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, वाष्पीकरण। इसी तरीके से जब हम लोग गैस को ठंडा करते हैं तो क्या बनता है, द्रव बनता है। इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं हम लोग, संघनन। और जब हम लोग द्रव को ठंडा करते हैं, यानी पानी को जब ठंडा करेंगे तो क्या बनेगा, बर्फ बनेगा, यानी ठोस बनेगा। इस प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, जमना। ठीक, फ्रीजिंग पॉइंट बोलते हैं। ठीक है। तो अब इसका उल्टा देखते हैं, एक और है। अगर हम लोग ठोस को गर्म करते हैं तो क्या होता है, वो डायरेक्ट गैस में परिवर्तित हो सकता है। अगर ठोस से सीधा गैस में परिवर्तित हो रहा है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उस प्रक्रिया को हम लोग ऊर्ध्वपातन बोलते हैं। और अगर ठंडा करने पर गैस सीधा ठोस में परिवर्तित हो रहा है तो उस प्रक्रिया को हम लोग निक्षेपण कहते हैं। ये चीज़ अभी हम लोगों ने पढ़ा। क्लियर। तो ये पूरा ओवरऑल कंक्लूजन है अभी हम लोगों ने जो कुछ भी पढ़ा ठोस, द्रव और गैस के अंतर संबंध के बारे में। क्लियर। तो अब हम लोग लास्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, जो कि हमने बताया था कि अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि वाष्पीकरण और क्वथनांक में क्या अंतर है, तब आप ये लिखेंगे। ठीक। वाष्पीकरण एक तरीके की सतही घटना है, मतलब सतह पर होने वाली प्रक्रिया है। ये रहा इवेपोरेशन, यानी हमारा वाष्पीकरण है, देखिए सिर्फ सतह से हो रहा है। जो क्वथनांक है यानी जो बॉइलिंग है, वो विस्तृत घटना, यानी पूरे पानी में होगा। ठीक, यहाँ से भी हो रहा है, यहाँ से भी, यहाँ से ऊपर से भी हो रहा है। और एक चीज़ और डिफरेंस है कि वाष्पीकरण धीमी प्रक्रिया है, ये धीमे धीमे होती है, जबकि क्वथनांक हमारी तेजी से होने वाली प्रक्रिया है, यानी त्वरित प्रक्रिया है। वाष्पीकरण जो होता है हमारा, वो सभी तापमान पर होता है। जैसे हम मान लीजिए कि ये पानी है, इसे गर्म करना शुरू करेंगे तो स्टार्टिंग से ही जल क्या होगा, वाष्प में परिवर्तित होना शुरू हो जाएगा। लेकिन क्वथनांक में क्या होता है कि पानी को खौलना जरूरी होता है, तो वह तापमान जिस पर पानी खौलेगा वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड के बाद ही पानी हमारा खौलना शुरू होगा, यानी उसके क्वथनांक पर पहुँचेगा। तो पानी खौलना शुरू होता है, तो पानी जो है हमारा 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर खौलना शुरू होता है, यानी क्वथनांक एक विशिष्ट तापमान पर ही होता है, जबकि वाष्पीकरण सभी तापमानों पर होता है। जब तक 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी नहीं पहुंचेगा, उसके पहले भी वाष्पीकरण धीरे धीरे होता रहता है। ठीक, इसीलिए बोलते हैं कि वाष्पीकरण एक धीमी प्रक्रिया है और सभी तापमानों पर होती रहती है। आपको पता है कि क्वथनांक तब होता है जब पानी हमारा खौलने लगता है, यानी जब उसमें बुलबुले बनने लगते हैं। लेकिन वाष्पीकरण में कोई भी बुलबुला नहीं बनता है, क्योंकि वाष्पीकरण धीमे धीमे प्रक्रिया होता है और सभी तापमान पे होता है। तो वाष्पीकरण के दौरान बुलबुले नहीं बनते हैं, जबकि क्वथनांक में बुलबुले बनते हैं, क्योंकि पानी जो होता है हमारा वो खौलना शुरू हो जाता है। क्लियर। तो अब हम देख लेते हैं, तो अब हम लोग लास्ट वाला डिफरेंस देखते हैं। वाष्पीकरण में क्या होता है, ऊर्जा परिवेश से अवशोषित होती है। जैसे अगर हम मान ले कि हमारा तालाब है, तो तालाब में क्या होता है, वाष्पीकरण होता रहता है, तो उसके लिए हमें अलग से ऊर्जा देने की आवश्यकता नहीं होती। जो हमारे चारों तरफ हमारे वातावरण में जो ऊर्जा है
उसी को वो अवशोषित करते हैं और वाष्पीकृत होने शुरू हो जाते हैं। जबकि क्वथनांक के लिए क्या होता है, हमें एक विशेष टेम्परेचर चाहिए होता है। जैसे पानी की बात करें तो हमें 100 डिग्री सेंटीग्रेड चाहिए, तो इसके लिए हमें क्या होता है, एक अलग ऊर्जा स्रोत की आवश्यकता होती है। क्लियर। जबकि वाष्पीकरण में क्या होता है, हमें अलग से ऊर्जा स्रोत की आवश्यकता नहीं होती है। हमारे वातावरण में जो ऊर्जा होती है हम लोग उसी का यूज करते हैं। जबकि क्वथनांक में हम लोग एक अलग से ऊर्जा स्रोत की आवश्यकता होती है जिससे कि पानी हमारा खौलना शुरू हो जाए। क्लियर है। तो ये 1 2 3 4 ये 5 डिफरेंस है वाष्पीकरण और क्वथनांक में। क्लियर है सबको? आई होप आप सबको यहाँ तक सब कुछ क्लियर हो गया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। और हमारा एक दूसरा चैनल भी है सूर्या ट्यूटोरियल्स #एजुकेशन के नाम से, जिसमें कि यही सारी चीज़ें इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई जाती हैं, तो आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप हमारे साथ फ्री में नून एकेडमी पे फ्री लाइव क्लासेस करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।